अच्छा लगता है जब हम ये देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट लोग ग्रो कर रहे हैं जी, प्रेसिडेंट पोजीशन पे, डायरेक्टर पोजीशन पे, इंडिया से बाहर यूएस में। जी, आजकल देखा जाए तो लोगों के अंदर ना मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जी, जी। तो इस मेंटल स्ट्रेस की क्या-क्या सब कैटेगरीज हैं और उनको थोड़ा-सा इलैबोरेट करें। डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर कोशिश करता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने। जी, हम अगर यूपी बिहार की बात करें तो वहाँ पे हर पेरेंट्स कोशिश करते हैं उनका आईएएस बच्चा गवर्नमेंट आईएएस एम्प्लॉय बने बने। या आईएएस जी, पीसीएस निकाले। जी, मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो 2012 2010 के बीटेक पास आउट हैं। जी, उनके पेरेंट्स वेल सेटल्ड हैं। वो पेरेंट्स कहते हैं कि आप इस लाइन में जाओ, बट वो ये नहीं चाहता कैंडिडेट कि वो अपने पेरेंट्स की कही हुई बात माने। वो खुद से कुछ करना चाहता है और वो खुद कुछ कर भी नहीं पा रहा है और आज की डेट में वो स्ट्रगल ही कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देंगे? बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आइदर फ्रॉम इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट, फ्रॉम एनी फील्ड। उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। यूपीएससी में नहीं होता है तो सोचते हैं कोई और फॉर्म भर दो। भर दिया उन्होंने, नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर वो एक माइंडसेट अपना प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, अगले 1 साल में अगर मेरा सिलेक्शन होगा अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर प्राइवेट जॉब पे जाऊँगा। जी, जी, बट वो 1 साल जब पूरा होता है तब उनको अब ये लगता है कि यार 3 महीने बाद एक और एग्ज़ाम है, बस ये वाला लास्ट दे देता हूँ। फिर उसमें भी अगर नंबर नहीं आया तो उनको अगला फिर कोई ना कोई एग्ज़ाम उनका शेड्यूल्ड होता है। जी, मतलब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। तो वो एक ऐसा है कि यहाँ पे खाना लटका है, अब इसे हमें अपने मुँह को वहाँ तक लेके जाना है जो पहुँच नहीं पा रहा है। जी, और ये चलता जाता है बहुत लंबे टाइम तक। जी, और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में कई सारे ऐसे एग्जाम्स जिसमें एज की क्राइटेरिया लंबी कर दी गई है। तो इन छात्रों को, इन स्टूडेंट्स को, इन करियर एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेशन देंगे? या तो माँ-बाप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे ऊपर जाए या टीचर ऐसा चाहता है कि उसका स्टूडेंट उससे ऊपर जाए। मैं समझता हूँ कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं कि वो आपसे ऊपर जाए। सो हेलो एवरीवन, आज हम बैठे हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी के साथ में। अगर इनके करियर की बात की जाए तो उन्होंने 14 साल तक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वर्क किया है। उसके बाद 15 साल एक ही इंस्टीट्यूट में एज अ डायरेक्टर रह चुके हैं और अभी भी एज अ डायरेक्टर ही वर्क कर रहे हैं। तो ये तो था इनका प्रोफेशनल, अगर हम बात करें कट टू कट। बट इन्होंने इस जर्नी में किया क्या है, जहाँ पे भी रहे वहाँ पे हमेशा स्टूडेंट वेलफेयर की बात की है। स्टूडेंट्स को जॉब कैसे मिले, बेहतर जॉब कैसे मिले, स्टूडेंट्स का करियर ग्रोथ कैसे हो, ये 3 इनके मेन ऑब्जेक्टिव रहे हैं हर जगह। ये हमेशा अक्सर पाया जाता है कि स्टूडेंट्स के फेवर में रहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में, मैं क्या बोलूँ आपको। इस वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है। अगर आप किसी भी तरीके की मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपको जॉब कर रहे हो और जॉब में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को आप वॉच करो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको लगता है कि आपको अभी जॉब नहीं है आपके पास, आप जॉब में कैसे एंटर कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, जिससे आप इनिशियल लेवल पे जॉब ले सकेंगे, करियर में आगे ग्रो कर सकेंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी एक हेल्दी कन्वर्सेशन सुनने को मिले, जिससे वो भी एक जूनियर पोजीशन से उठ के सीनियर पोजीशन तक जा सकें। और सर का जो करियर रहा है, उस करियर में सर ने जो पाथवे चूज़ किया, वो पाथवे आप भी चूज़ करें, जिससे कि आप भी एक सीनियर पोजीशन पे पहुंच पाएँ। तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ सिद्धार्थ जी। सर, सबसे पहले आप जी। अपना एक इंट्रोडक्शन दें हमारे ऑडियंस को। जी, मैं सिद्धार्थ जी, अपना इंट्रोडक्शन यही है कि मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जालबाग से। उसके बाद मैंने पीएचडी की है कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज में जेएनयू से। तो मैं अगर अपने करियर की कहानी कहूँ तो मेरी करियर की कहानी बहुत छोटी सी है। मैं 30 साल से इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हूँ। अच्छा, आपका एजुकेशन सारा दिल्ली एनसीआर से रहा है? जी, लगभग इधर ही, मेनली इधर ही रहा है। अगर बात किया जाए इंडिया की यूथ का, तो वो यही चाहती है कि वो अपना जो एजुकेशन ले, वो दिल्ली एनसीआर ही आके लेना प्रेफर करती है। जी, इसका मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर हम दिल्ली एनसीआर की ग्रोथ देखें तो वहाँ पे बच्चों के लिए और किसी के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज की डेट में बच्चा या कोई भी पेरेंट यही चाहता है
कि बच्चे को उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो मैं समझता हूँ एनसीआर एक ऐसा रीज़न है जहाँ सभी लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये बेसिक, तो अगर किसी को भी एजुकेशन लेना है, करियर में आगे बढ़ना है, तो वो अगर कोई और ऑप्शन छोड़ के दिल्ली एनसीआर आता है तो उसको एक प्रिविलेज यहाँ मिल जाता है। जी। और दूसरा मैं एक इसके साथ ये भी कहता हूँ कि देखिए एनसीआर में एक एडवांटेज यही है, अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, साथ में यहाँ पे एक एक्सपोजर है। तो जो एक एक्सपोजर है, जब आप दिल्ली एनसीआर के रीजन में रहते हैं, तो जैसा आप देखते हैं कि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली एनसीआर में सिर्फ नॉर्थ इंडियन ही रहते हैं। यहाँ भी डिफरेंट कम्युनिटी के, डिफरेंट रिलीजन के और बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के लोग रहते हैं। तो एक आपको एक मिनी इंडिया टाइप का एक एनवायरनमेंट यहाँ मिलता है। मिनी इंडिया प्लस इंटरनेशनल, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट कंट्रीज से लोग मिलेंगे। राइट। सो ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा एक्सपोजर है, जब आप इस इलाके में रहते हैं तो और इंडिया के किसी भी इलाके में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ, मैं इसमें इजीली एडजस्ट हो सकता हूँ। और यही शायद इस एनसीआर का और यही बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज है। तो वहाँ से आपको क्या ऐसा, मतलब आपका जो दिल्ली एनसीआर का एक्सपोजर रहा जी कॉलेज के, तो वहाँ ऐसा क्या एक्सपोजर मिला कि आप आज एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहे हैं? मैंने जैसे कहा कि मेरी जो इनिशियली टीचिंग की जर्नी है, एज ए टीचर जो जर्नी है, वो एक उत्तराखंड के एक रिमोट कॉलेज से स्टार्ट हुई। अच्छा। और उसमें जब आप किसी रिमोट लोकेशन पर रहते हैं तो रिमोट लोकेशन की अपनी एक परेशानी होती है, और उसी परेशानी के तहत ये समझते हुए कि भाई यहाँ एजुकेशन एक इशू है और एक लोकेशन एक डिसएडवांटेज है, तो मैं इस गवर्नमेंट सेटअप से प्राइवेट सेटअप की तरफ आया। तो अगर मैं कहूँ कि एनसीआर में मैं कब किस दौरान आया, तो मुझे 2008 के करीब मैंने एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया, और उस प्राइवेट कॉलेज में मैं 2008 से लेकर 2022 तक रहा। और तभी मैं समझ पाया कि भाई यहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसे चलते हैं, कैसे क्या चैलेंजेस होते हैं बच्चों के साथ, क्या इंस्टीट्यूशन के साथ चैलेंजेस होते हैं, और इस चैलेंजेस के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सर 2008 से लेके आप 2022 जी। एक काफ़ी लंबा जर्नी है एक ही कॉलेज में एज अ डायरेक्टर रहना। सो वहाँ काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, क्या क्या चैलेंजेस आए, कुछ आप अगर बताना चाहें शॉर्ट में? बिल्कुल। तो मैंने जैसे कहा कि भाई 2008 में मैंने एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया। तो जब आप एक गवर्नमेंट सेटअप से एक प्राइवेट सेटअप में जाते हैं तो इन दोनों के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि प्राइवेट सेटअप के क्या चैलेंजेस हैं, तो प्राइवेट सेटअप में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ये होते हैं कि जब आप नए होते हैं तब आपको स्टूडेंट मिलना और स्टूडेंट में एक फेथ होना एक सबसे बड़ी चैलेंज होता है कि भाई एक इंस्टीट्यूशन जिसको आपको ग्रो करना है, एक इंस्टीट्यूशन जिसका एक पर्टिकुलरली ब्रांड हो, तभी बच्चा उसमें एडमिशन लेता है। तो मैं समझता हूँ कि जो बेसिक चैलेंजेस सबसे पहले किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूशन के लिए या नए इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, वो होता है कि बच्चों का फेथ अपने सिस्टम और अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति क्रिएट करना। दूसरा जो चैलेंज मैंने देखा यहाँ पे, जो मेजर चैलेंजेस होता है, वो होता है कि एक अच्छी, एक पैशनेट टीचर को ढूंढना और उस टीचर के साथ काम करना। तो ये दो चैलेंजेस मैंने समझा कि इस प्राइवेट सेटअप्स में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और तीसरा कहीं ना कहीं जो मेरे को लगता है कि एक जो माइंडसेट है बच्चों का और टीचर का, वो बहुत कुछ डिफरेंट होता है। तो जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ कि गवर्नमेंट में एक टीचर जब रहता है तो अगर वो उस सेटअप में या उस इंस्टीट्यूशन में जाता है तो वो रिटायरमेंट वहीं से लेता है, राइट? क्योंकि आप समझते हैं गवर्नमेंट में पेंशनेबल स्कीम्स होती हैं, तो कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब में जाता है तो ईजिली गवर्नमेंट जॉब को नहीं छोड़ता है जब तक वो रिटायरमेंट में नहीं जाता है। तो इसमें क्या बेनिफिट आ जाता है अगर एक टीचर जी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वो वहीं पे ही शुरू से अपना करियर कर रहा है और उसी इंस्टीट्यूशन में ख़त्म कर रहा है, तो इससे स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए, जो मैंने कहा कि जैसे अगर मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूं, तो डिफरेंशिएट में जो गवर्नमेंट सेटअप्स होते हैं उसमें जो टीचर और स्टूडेंट जो कनेक्टिविटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। उसका ये रीज़न यही है कि अगर जैसे मैं ये कहूँ कि भाई आज की डेट में अगर कोई भी बच्चा जिसने किसी इंस्टीट्यूशन से पास आउट किया है, वो अपने वापस इंस्टीट्यूशन में जाता है तो उसको कितने टीचर मिलते हैं। तो अगर मैं कहूँ प्राइवेट सेटअप में, तो प्राइवेट सेटअप में ऐसा बहुत कम होता है कि वही टीचर आपको 10 साल 15 साल बाद मिलेगा, और गवर्नमेंट में वो टीचर वहाँ अवेलेबल होता है। तो ये जो कनेक्शन है टीचर का और स्टूडेंट का वहाँ बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो टीचर उसको मिलता है, टच में रहता है, और उसको पता है कि जब मैं जाऊँगा तो वो टीचर वहीं मिलेगा। तो जबकि प्राइवेट में क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनका एट्रिशन रेट बहुत हाई होता है, तो बहुत जल्दी कॉलेजेस को बदलते हैं, रहते हैं। और इस वजह से जो कनेक्टिविटी स्टूडेंट की टीचर के साथ है
वो यहाँ इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी गवर्नमेंट सेटअप्स में होती है। तो आपका पिछले दोनों इंस्टीट्यूशन में लगभग 15-15 साल का हम एवरेज निकालें तो ड्यूरेशन रहा है, तो कोई एक ऐसे स्टूडेंट का एग्जाम्पल जिसने आपसे कनेक्ट किया हो बिकॉज आप 15 साल की कॉलेज में रहे? अच्छा, इसके लिए सिद्धार्थ जी अगर मैं कहूँ कि जैसे मैंने 94 में ज्वाइन किया था कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज, और जो पहला बैच इंजीनियरिंग कॉलेज अब वो बिपिन चंद्र त्रिपाठी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके है। अच्छा। ये दोराट में है, अल्मोड़ा में डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो जो पहला बैच पास आउट हुआ था उसका वो 95 में पास आउट हुआ था और मैंने 94 में ज्वाइन किया था। तो आज भी जो 95 के स्टूडेंट हैं बहुत सारे मेरे से कनेक्टेड हैं, राइट। और लगभग आप समझिए 95 आज की डेट में 29 साल के करीब हो गए उनको पास आउट हुए। तो ये जो कनेक्शन है शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि जब भी आज की डेट में आप समझते हैं सोशल मीडियाज़ हैं, लिंक्डइन एक बहुत अच्छा मीडियम है जिससे आप किसी भी बच्चे से किसी भी लोग से जुड़ सकते हैं। तो आज भी मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में बहुत सारे 95 बैच के पास आउट स्टूडेंट हैं, कई बार कॉल करते हैं, कई बार हेलो हाय करते हैं। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ कि जब आप किसी टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो आपके लिए जो बच्चों का प्यार है, बच्चों का सम्मान है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं समझता हूँ कि 30 सालों में यही शायद हम लोगों ने गेन किया और यही हमें मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। बिल्कुल। तो जो आपने बताया कि उस समय के कैंडिडेट आपसे कनेक्शन में हैं, तो उनकी ग्रोथ की बात की जाए क्योंकि आपके पढ़ाए हुए बच्चे हैं तो उस बच्चे का या किसी भी कैंडिडेट की ग्रोथ के बारे में कुछ बताएंगे? अच्छा, देखिए अब 95 का मतलब लगभग 25 से 29 साल के बीच का ये दौर है और मैं देखता हूँ कि अभी जो भी उस बैच के वो बहुत कम बच्चे थे क्योंकि वो पहला बैच था उस कॉलेज का और मेरे ख्याल से उसमें करीबन 30 से 35 के करीब ही बच्चे थे बस क्योंकि वो पहला बैच था और नया कॉलेज था और उसमें जो इनिशियली इनटेक था वो 30 ही था। अच्छा। भाई 30 इलेक्ट्रॉनिक्स और 30 कंप्यूटर साइंस था। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ था। तो जो मेरा जो डिपार्टमेंट था उस डिपार्टमेंट में 30 बच्चे ही थे। तो अगर मैं देखूँ वो 30 बच्चे तो आज की डेट में वो काफ़ी सीनियर प्रोफाइल्स पे हैं, बहुत सारे प्रेसिडेंट लेवल पे हैं, डायरेक्टर लेवल पे हैं और मेरे ख्याल से उसमें से करीबन आधे से ज़्यादा तो आज की डेट में बाहर यूएस से और अदर कंट्रीज़ में हैं। पर मैंने अगर देखूँ उनका प्रोफाइल तो बहुत सीनियर पोजीशंस पे हैं, उन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में बहुत अच्छा किया है और उसका बहुत बड़ा रीज़न मैं समझता हूँ ये रहे कि जो उन्होंने स्ट्रगल किया, क्योंकि वो पहला बैच था, पहले बैच के साथ स्ट्रगल ज़्यादा होता है। तो मैं अगर इसको कहूँ कि वो उस पोजीशंस पे हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने जो 4 साल स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल का अल्टीमेटली ये है कि उन्होंने किसी भी एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो काम कर सकते हैं। तो ये उनको शायद बहुत बड़ा एडवांटेज मिला और आज वो बहुत ऊंची पोजीशंस पे हैं। दिस इज़ रियली नाइस कि मैक्सिमम कैंडिडेट आप बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट पोजीशन पे, डायरेक्टर पोजीशन पे, इंडिया से बाहर यूएस में जी अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो अच्छा लगता है जब हम ये देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट लोग ग्रो कर रहे हैं। जी मतलब एज ए टीचर मेरे ख्याल से यही एक ऐसा प्रोफेशन है, या तो माँ बाप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे ऊपर जाए या टीचर ऐसा चाहता है कि उसका स्टूडेंट उससे ऊपर जाए। मैं समझता हूँ कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं कि वो आपसे ऊपर जाए। बिल्कुल सही बोला आपने। आजकल देखा जाए तो लोगों के अंदर ना मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जी तो इस मेंटल स्ट्रेस के क्या क्या सब कैटेगरीज हैं और उनको थोड़ा सा आप इलेबोरेट करें। सिद्धार्थ जी, इसमें मैं अगर थोड़ा सा इसको पीछे जाके देखूं कि आज की डेट में हमारी सोसाइटी में हम किसी भी आदमी की सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि हम बचपन से जब हम बढ़ते हैं, हम अपनी लाइफ में भी देखें या अपने बच्चों की लाइफ में भी देखें, तो हम बच्चों को सक्सेस कैसे बताते हैं। हम सक्सेस बच्चों को ऐसे बताते हैं कि उसके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, उसके पास एक बहुत बड़ा घर है। तो लगता है कि शायद हमारा यही थॉट प्रोसेस उस बच्चे के दिमाग में बचपन से ही डाल देता है कि सक्सेस का मतलब यह है कि बड़ी गाड़ी और सक्सेस का मतलब है बड़ा पैसा और बड़ा घर। और यहीं से मेरे ख्याल से ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे हम देखें कि आज की डेट में मैं तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखता हूँ जहाँ मारा मारी है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। लोग बाग 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड से जेई की अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम कितने अर्ली एज में बच्चों को इस प्रेशर पे डाल रहे हैं या इस लड़ाई में डाल रहे हैं कि आपको दूसरे से आगे निकलना है। और दूसरों से आगे निकलने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से आगे किसी एक अच्छे पर्पस के लिए निकल रहे हैं। हम दूसरे से आगे बड़ी गाड़ी और बड़े मकान के लिए चलते हैं।
तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको एक सक्सेस का मतलब यही समझ में आता है कि मैं तभी सक्सेसफुल हूँ जब मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है या अच्छी गाड़ी है या अच्छा घर है। तो यहाँ से फिर आपका कंपटीशन स्टार्ट होता है और आप हर चीज़ में कंपटीशन करने लगते हैं और यही स्ट्रेस है, क्योंकि आप नेचुरल ना करके अननेचुरल कर रहे हैं। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में या ह्यूमन में नेचर के अगेंस्ट करेंगे तो वो आपको स्ट्रेस देगा। तो मैं कहता हूँ स्ट्रेस यही है कि हम दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। तो यही शायद हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है सक्सेस का, जिसकी वजह से सारा स्ट्रेस हम सब जगह देखते हैं। ये वीडियो पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। मान लीजिए कि कोई यंग पेरेंट्स है, उनका कोई छोटा बच्चा है, जी, तो उसको उस छोटे बच्चे को किस तरीके से पेरेंटिंग करना चाहिए जिससे वो रियल में सक्सेसफुल बन सके, उस रेस वाला सक्सेसफुल ना बने। देखिए मैं मतलब अगर ये कहूँ कि सक्सेस को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो सक्सेस को डिफ़ाइन मैं पर्सनली उस टर्म में करता हूँ कि आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है और जिसको आप में पैशन है करने का। तो अगर मैं मतलब ये देखता हूँ कि मैं अपना प्रोफेशन लेता हूँ, जैसे टीचिंग प्रोफेशन लेता हूँ, तो टीचिंग प्रोफेशन में मैं देखता हूँ कि मैं इस प्रोफेशन को एंजॉय करता हूँ। एंजॉय क्यों करता हूँ कि मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि मैं सबसे अच्छा, अगर मेरे से कोई कहे कि आपको कब हैप्पीनेस मोमेंट लगता है, तो मेरे को अगर कोई भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ या कोई भी क्लास लेता हूँ, तो जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस सेटिस्फेक्शन मतलब उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन शायद मेरे को नहीं मिलता। तो क्योंकि आप जो काम करते हो, जब आप उसको एंजॉय करते हो, तो शायद वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस नहीं रहता है। और जब आप एंजॉय करते हो तो उसको बहुत अच्छे से करते हो, और यही सक्सेस है। तो आप कोई भी काम करते हो जिसमें आपको एंजॉयमेंट है और आप उसको अच्छा फील करते हो, उसको पैशनेट करना चाहते हो, तो उसमें आप एक्सेल करोगे और वही सक्सेस है। तो मैं यही कहता हूँ पेरेंट्स को भी ये समझते हैं कि वो बच्चों को समझें और ये देखें कि बच्चा का इंटरेस्ट किस में है और बच्चा किस काम में किसको करके एंजॉय करता है। तो आप समझें, जब आप वो एंजॉय करेगा तो आपको उसको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो जब वो खुद ही एंजॉय कर रहा है तो वो खुद ही अपने आप करेगा। जब अपने आप करेगा तो पैशनेट करेगा और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में 100% सक्सेसफुल होगा। और हम कोई भी चीज़ उसको ऐसी करेंगे जिसमें वो एंजॉय नहीं करेगा, उसके लिए बर्डन होगा, उसके लिए लोड होगा और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा उस एरिया में नहीं कर पाएगा। तो मैं पर्सनली यही फील करता हूँ कि पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी समझना चाहिए कि वो देखें कि वो किस एरिया में अच्छे हैं और किस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। मैं फ्री तो नहीं कहता कि फ्री का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करें, मतलब ये कि हमें ये जज करना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस में। क्योंकि एज ए पेरेंट जब आप बच्चे को बड़ा करता है तो आपको पेरेंट पता रहता है कि भाई ये इसमें अच्छा है, राइट। जैसे अगर मैं अपने बच्चे के बारे में कहूँ तो मेरे को ये पता होगा कि ये मेरा बच्चा इस चीज़ में अच्छा है। हम यही कोशिश करें कि उसी एरिया में उसको डालें और उसी एरिया में उसको ग्रो कराएं ताकि वो भी अच्छा करे और आप पेरेंट्स पे भी प्रेशर ना हो कि भाई ये अच्छा नहीं कर रहा है। तो मैं यही समझता हूँ कि मैं फ्री तो नहीं कहता, बस ये कहता हूँ कि इसको मॉनिटर करना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए भाई किस एरिया में किस जगह वो अच्छा कर रहा है और उस हिसाब से उसको शेप अप करना चाहिए। डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर कोशिश करता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने। जी, हम अगर यूपी बिहार की बात करें तो वहाँ पे हर पेरेंट्स कोशिश करता है उनका IAS बच्चा गवर्नमेंट एम्प्लॉय IAS बने बने। या IAS जी। PCS निकाले। जी, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैंने जैसे कहा कि देखिए, एक अगर हम अपने इंडियन सिस्टम को देखते हैं तो इंडियन सिस्टम में जो एक बहुत बड़ा, जो आपने कहा कि क्यों हम इसको करते हैं, तो एक इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो रिस्क को कम करना चाहता है, राइट। तो हम कोई भी वो काम नहीं करना चाहते जिसमें रिस्क ज़्यादा हो। तो जैसा आपने कहा कि डॉक्टर का बेटा, क्यों डॉक्टर चाहते हैं कि उनका बेटा भी डॉक्टरी प्रोफेशन में जाए, इससे वो रिस्क कम हो जाता है। रिस्क ये कम हो जाता है कि भाई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको लगता है कि भाई एक बना बनाया सेटअप है, प्लेटफॉर्म है। अगर मैं बच्चे को डॉक्टरी करा देता हूँ तो वो मेरी जो सीट है या जो मेरा हॉस्पिटल है या जो मेरा सेटअप है उसको आराम से अडॉप्ट कर लेगा और मेरा उसको भी परेशानी नहीं होगी और मैं भी चलता रहूँगा, मेरा सिस्टम भी चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं यही सभी के माइंडसेट में है। इसलिए आप देखिए लॉयर्स में भी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी, जो भी ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें जनरली आप देखते हैं कि वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ जिसको हम कहते हैं, राइट, तो वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ में ही जाते हैं। तो उनको लगता है कि भाई इसमें रिस्क कम है और बच्चा अगर अपनी तरह से ट्राई करेगा तो कई बार फेल हो सकता है, पर हम ये नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम यही कहते हैं बच्चे से कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो, भाई हमारा सेटअप है, तुम ये कर लो और इसमें ज्वाइन कर लो। तो आई थिंक ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ही है कि हम यही चाहते हैं कि जो हमारा सेटअप है वो बच्चा ही संभाले। So do you think this is
कुछ हद तक सही है या काफ़ी हद तक ये सही है? देखिए मतलब मेरा इसमें जो पर्सनल व्यू है वो ये है कि क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा 140 करोड़ है, और 140 करोड़ में जो आज की डेट में आप भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट के भी काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं जो सब जगह बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्रश्न है, और क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है और इसमें यूथ भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत मेजर जो चैलेंज है वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो इसमें अगर कोई बच्चे को और उसका इंटरेस्ट है और वो उस रास्ते को फॉलो करना चाहता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई बुरा भी नहीं है कि कम से कम एटलीस्ट वो बच्चे तो हमारे सिक्योर हैं, वो कम से कम एम्प्लॉयमेंट के लिए भटक तो नहीं रहे हैं, उनको एक रास्ता तो पता है। पर हाँ, सब्जेक्ट टू कंडीशन की बच्चे का भी इंटरेस्ट राइट। तो बस तो अगर वो इंटरेस्ट होगा तो अच्छा करेगा, नहीं तो अगर अच्छा नहीं करेगा तो वो जो सेटअप है जो भी बना है वो भी बिगड़ सकता है। तो बस मैं समझता हूँ अगर इंटरेस्ट है बच्चे का तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस में, ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्सेज में या ट्रेडिशनल प्रोफेशन में जा सकता है। तो हमारे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो 2012-2010 के बीटेक पास आउट हैं जी, उनके पेरेंट्स वेल सेटल्ड हैं, वो पेरेंट्स कहते हैं कि आप इस लाइन में जाओ, बट वो ये नहीं चाहता कैंडिडेट कि वो अपने पेरेंट्स की कही हुई बात माने, वो खुद से कुछ करना चाहता है और वो खुद कुछ कर भी नहीं पा रहा है, और आज की डेट में वो स्ट्रगल ही कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देंगे कि उन लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे इसमें मैं समझता हूँ कि दो एक आस्पेक्ट्स हैं। जैसे आपने कहा कि उनके पेरेंट्स एक वेल टू डू हैं, वेल सेटल्ड हैं, मतलब वेल सेटल्ड का मतलब मैं समझता हूँ कि बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। और बच्चों ने अपनी कोशिश करी और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और कोई ना कोई रास्ता है, क्या वे हो सकता है जिससे वो एक राइट ट्रैक में जा सकते हैं। तो मैं जैसे देखता हूँ कि इसमें जो भी एक इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स, जैसे पर्टिकुलर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन का एक अपना एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं तो इस कोर्स की अपनी एक डिमांड है, और इंडस्ट्री भी उसी डिमांड से आपको हायर करती है। तो हायरिंग का सीधा पैटर्न है कि आप में क्या स्किल है और आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं, ये बहुत स्ट्रेट है। तो आज की डेट में अगर आप देखें कि पहले जब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते थे तो नंबर ऑफ़ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कम होते थे और पोजीशंस होती थी, तो ये डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड का गेम है। और आज की डेट में जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो इस गैप की वजह से जो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गया, राइट। अब जैसे आपने कहा कि बच्चा है, ग्रेजुएट हो गया, पास भी कर गया और 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके कई मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न तो मैंने जैसे कहा कि उसने इंजीनियरिंग की, तो कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग का जो पर्पस है वो डिफीट हो गया। डिफीट इसलिए हो गया कि जो 4 साल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन था, 4 साल में जो उसको नॉलेज गेन करनी थी, कहीं ना कहीं वो शायद आस्पेक्ट जो है वो शायद उसका हो सकता है इंटरेस्ट ना हो, इस वजह से वो गेन नहीं कर पाया। तो जब उसने वो नॉलेज या वो ट्रांसफॉर्मेशन या इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स को नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं वो जॉब में फिर वो लैक कर गया। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है क्योंकि फैमिली वेल टू डू है, तो उसके पास ये प्रेशर भी नहीं है कि मेरे को सर्वाइव करना है। तो जब हम पे प्रेशर होता है करने का, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये एक कंफर्ट जोन में बच्चा आ गया। उस कंफर्ट जोन में उसको लगा भाई मेरे पेरेंट्स तो वेल टू डू हैं, तो मेरे को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम तो आराम से चल ही रहा है। तो ये समझता हूँ मैं, ये एक जो 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 परेशानी है, वो परेशानी उसके कंफर्ट जोन की है, और कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो उसने नॉलेज गेन की है वो इनसफिशिएंट नहीं है जिससे उसको जॉब ट्रैक में। तो उसके लिए सलाह यही है कि उसको ये समझना पड़ेगा कि वो पेरेंट्स के उस पर कब तक रह सकता है, तो कभी ना कभी उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आज की डेट में अगर वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को या अपनी नॉलेज को अपग्रेड करता है, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्री लोगों को देख रही है, तो उसको कोई ज्वाइन करके बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे आज की डेट में ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, अपने को एंगेज करे, किसी इंटर्नशिप में, अनपेड इंटर्नशिप में एंगेज करे। इंटर्नशिप में अनपेड इसलिए कहा क्योंकि उसके ऊपर फैमिली से तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है,
तो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे कुछ हैंड्स ऑन गेन करे, तो डेफिनेटली जब वो अपनी स्किल को बढ़ाएगा, नॉलेज को बढ़ाएगा, तो कोई ना कोई रास्ता 100% निकलेगा, मैं ये समझता हूँ। तो यही है कि उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत ही सही आपने एक्सप्लेन किया। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट है उनको सिंपल सा है भाई, कहीं स्टार्ट करो जी, सैलरी मत मांगो कंपनी से। राइट, बिल्कुल। वो कंपनी भी यही कहेगी अगर भाई मैं कुछ सीखना चाहता हूँ और उसको आपने ये प्रेशर नहीं दिया कि मेरे को पैसा चाहिए, तो डेफिनेटली वो भी इंटरेस्ट शो करेगी। और आप अगर कुछ रीजनेबल करते हैं तो कंपनी भी पैसा देने में बिल्कुल इंटरेस्ट होगी। तो कहीं ना कहीं उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जी, हम दूसरे तरीके के लोगों की बात करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आइदर फ्रॉम इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट, फ्रॉम एनी फील्ड, उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। यूपीएससी में नहीं होता है तो सोचते हैं कोई और फॉर्म भर दिया उन्होंने, नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर वो एक माइंडसेट अपना प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है अगले 1 साल में अगर मेरा सिलेक्शन होगा अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर प्राइवेट जॉब पे जाऊंगा। जी जी। बट वो 1 साल जब पूरा होता है तब उनको अब ये लगता है कि यार 3 महीने बाद एक और एग्ज़ाम है, बस ये वाला लास्ट दे देता हूँ। फिर उसमें भी अगर नंबर नहीं आया तो उनको अगला फिर कोई ना कोई एग्जाम उनका शेड्यूल्ड होता है जी, मतलब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। तो वो एक ऐसा है कि यहाँ पे खाना लटका है, अब इसे हमें अपने मुंह को वहाँ तक लेके जाना है जो पहुँच नहीं पा रहा है जी। और ये चलता जाता है बहुत लंबे टाइम तक जी। और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में कई सारे ऐसे एग्जाम्स जिसमें एज की क्राइटेरिया लंबी कर दी गई है। जी 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 जी। तो इन छात्रों को, इन स्टूडेंट्स को, इन करियर एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेशन देंगे? तो ये चीज़ यूपीएससी एग्जामिनेशन है और अभी हम देख रहे थे कुछ गलत कारणों से यूपीएससी एग्जामिनेशन का वो भी आया था, ये न्यूज़ में भी है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम है, बहुत कम, मेरे ख्याल से 0.01 या समथिंग लाइक बहुत कम, इतना ही होगा परसेंटेज। तो पहले तो ये है कि ये जो भी इसका कन्वर्जन है बहुत कम है। पर इससे एडवांटेज ये होता है कि भाई जैसे हम कहते हैं कि भाई आप एक बड़े एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं और अगर आप बड़े एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं, अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो कहीं नीचे 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 एग्जामिनेशन में आप ट्राई करते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो यूपीएससी का पूरा गेम है वो इसी पे डिपेंड है कि आप तैयारी यूपीएससी की करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि भाई यूपीएससी नहीं निकलेगा तो कुछ और निकलेगा, पीसीएस निकलेगा, स्टेट एग्जामिनेशन निकलेगा, और वहाँ से हम स्लिप होते होते सभी एग्जामिनेशन को ट्राई करने लगते हैं। तो ये हमारे एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक मेंटल प्रोसेस है, जिसमें हम भी सोचते हैं कि भाई जब हम इस एग्जामिनेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हमने इतनी मेहनत की है, तो ये एग्जामिनेशन उससे नीचे है, ये एग्जामिनेशन उससे नीचे है। तो ये है कि आदमी इस कोशिश में कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो जैसे और पेरेंट्स भी और कहीं ना कहीं फैमिली भी उससे ये कहती है बेटा जब आपने इतनी मेहनत की है तो आप और दूसरे भी जगह ट्राई करो। तो यही एक मेरे ख्याल से विशियस सर्किल है जिसमें बच्चा फंस जाता है और कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम देता चला जाता है। और जैसा आपने कहा कि आज की डेट में एग्ज़ाम भी काफ़ी लेट हो जाते हैं, रिज़ल्ट भी काफ़ी लेट आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस ड्यूरेशन में बच्चों को जैसे ये जो भी है एक सेकंड ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन के टर्म में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पॉसिबिलिटीज़ ऐसे हो सकती हैं कि आप आज की डेट में इन प्रिपरेशन के साथ साथ आप कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशंस टेक्नोलॉजी टर्म्स में और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में कर सकते हैं जो आपको एज ए बैकअप प्लान रहे, राइट। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि इस केस में, क्योंकि या तो आप बिल्कुल शिद्दत से लगे हुए हैं, दूसरा आपके पास कोई अगर बैकअप प्लान है तो उससे ये एडवांटेज है कि आप सडनली एकदम नीचे नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी बैकअप प्लान आपका काम कर जाता है। तो जैसे आप परस्यू भी कर सकते हैं कोई सेकेंडरी एजुकेशन। आज की डेट में जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं बहुत फ्लेक्सिबल हैं, वो साथ में 2 कोर्सेज एक ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में देती है। तो आप कहीं ना कहीं किसी ऑनलाइन मोड से कुछ सर्टिफिकेशंस या अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, वो किसी न किसी एरिया में कभी आपको एक बेनिफिट दे सकती है। तो बस यही है कि कोशिश तो करेगा ही आदमी, कोशिश करने में कोई परेशानी नहीं है। और जब आप ऊपर एग्जामिनेशन की करते हैं तो आप हर एक एग्जामिनेशन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और साथ में कुछ आदमी को अपना बैकअप प्लान भी या सेकेंड ऑप्शन भी रखना चाहिए। यही मेरी सलाह है। जैसे कि हमने यूपीएससी और पीसीएस की बात की, तो इसमें बच्चा एग्ज़ाम निकाल लेता है, इंटरव्यू तक जाता है, इंटरव्यू में फेल हो जाता है। तो क्या गवर्नमेंट को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई जब बच्चा इंटरव्यू तक पहुंचा है तो वो मतलब किसी एक लेवल तक पहुंचा होगा तो उसको कोई दूसरी छोटी जॉब ऑफर करनी चाहिए? देखिए, मेरे को लगता है कि इसमें क्योंकि गवर्नमेंट का एक फिक्स प्रोसीजर है,
तो उसमें कहीं पे भी किसी पॉइंट पे ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देना थोड़ा गवर्नमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए टफ होता है, क्योंकि ये जो गेम है वो 1 and 0 का है, आइदर यू आर पास और यू आर फेल। कहीं इसमें बीच में कहीं पे भी ऑप्शन मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। पर मैंने जैसे कहा कि अगर बच्चा अगर इंटरव्यू तक गया है या कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू तक गया है, तो हाँ ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उसमें कुछ ना कुछ मेहनत तो की है और कुछ ना कुछ कंटेंट या नॉलेज तो है, तभी वो इस लेवल पे गया है। तो इसके लिए वही जैसे मैंने पीछे कहा कि फिर क्या होता है कि बच्चे के पास और नीचे के ऑप्शंस होते हैं। तो जनरली आप देखें ऐसे केसेस में मैं समझता हूँ बहुत सारे केसेस में मोर देन 50% केसेस में बच्चा कहीं ना कहीं लैंड कर ही जाता है, राइट। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए ऐसा प्रोविज़न देना थोड़ा टफ होगा, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल एग्जामिनेशंस हैं जिसमें इंटरव्यू तक जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा ये 1 and 0 प्रोसेस है, पास या फेल, इसमें बीच में कुछ भी नहीं है। पर हाँ क्योंकि जो बच्चे जो इतने ब्रिलियंट हैं और इस लेवल तक गए हैं, तो अगर वो अपनी हिम्मत ना हारें और मोटिवेशन रखें अपने को, तो कहीं ना कहीं किसी जॉब में 100% लैंड करेंगे। 100% कहीं ना कहीं वो ले ही लेंगे अगर वो राइट ऐसे इंटरव्यू तक पहुंच पहुंचे। तो मैं भी हम देखें, डेटा तो हमारे पास नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स देखें, तो हम ये पाएंगे कि बहुत अच्छा परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं किसी जगह जॉब ले लैंड कर लेता है। राइट बिल्कुल। अभी हम बात करते हैं दिल्ली NCR में मुखर्जी नगर हो गया या और बाकी बहुत सारे राजेंद्र नगर हैं, ऐसे एरियाज़ हैं। यहाँ पे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, गांव से आते हैं, अमीर घर के लोग भी आते हैं, बिल्कुल ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पेरेंट्स मजदूर हैं, लेबर कैटेगरी का काम कर रहे हैं, और वो लोग एडमिशन ले लेते हैं, लाखों रुपए की फ़ीस भर देते हैं, पढ़ाई करते हैं। 1 साल काम किया, नहीं हो पाया सिलेक्शन, 2 साल किया, नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो आप क्या कहते हैं कि कितने टाइम तक उनको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए? अगर नहीं होता है तो उनको फिर स्विच करना चाहिए? इसमें मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि भाई एक आदमी सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करता है, और पेरेंट्स उस बच्चे के सपने के लिए या अपने सपने के लिए जो भी ज़मीन है, जो भी जिस तरह से करते हैं वो उसको फाइनेंशियली मदद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम कोई ऐसा एक मैकेनिज्म नहीं डिसाइड कर सकते जिसमें ये कहें कि भाई आप इतने अटेम्प्ट बाद जो है ये वापस हो जाओ। तो मेरे को लगता है कि इसमें इंडिविजुअल को ही खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ है, और एक हम कहते हैं लॉजिकल और एक रैशनल डिसीजन लेना चाहिए। रैशनल डिसीजन मेरा इस टर्म में है कि भाई जैसे हमने ये कहा कि भाई हम कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो हम उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब ये है कि अगर मैंने एक अटैम्प्ट दिया और इस टाइम अटैम्प्ट देने के बाद मेरा जो डेविएशन है, मतलब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है और मैं अनसक्सेसफुल हूँ, उसमें जो डिफरेंस है वो अचीवेबल है, तो मैं आगे बढ़ूँ, राइट। और मेरे को लगता है कि भाई मेरा, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसके मार्क्स 500 हैं और जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है उसके मार्क्स 300 हैं, तो 200 का ऐसा गैप है जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा डिसीजन है जो सेल्फ को लेना चाहिए, और सेल्फ को सेंटिमेंटल डिसीजन ना लेकर एक लॉजिकल और रैशनल डिसीजन लेना चाहिए कि वो ये देखे कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मेरा रास्ता कितना दूर है, क्या मैं इसको कवर कर सकता हूँ। अगर उसको कवर कर, मान लीजिए 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, जो भी डिफरेंस है, और वो एक ऐसा डिफरेंस है जिसको कुछ मेहनत से कवर किया जा सकता है, तो उसको आगे जाना चाहिए। और लगता है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं फिर ये रास्ता इतना ज़्यादा है कि आपके जो एफर्ट लेवल होगा वो भी उसको कवर नहीं कर पाएगा, तो आप कोई और सेकंड ऑप्शन या कोई बैकअप प्लान में चला जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मतलब डिसीजन सेंटिमेंटल ना होके ये लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। जी। अगर आप UPSC नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में आप किसी दूसरे सेक्टर में जाएं, आप कहीं ना कहीं ज़रूर ग्रो करेंगे। बिल्कुल मैं तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और कहीं फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते। फेल होने का मतलब ये है कि आप सक्सेस से एक स्टेप और आगे हैं। तो बस यही है कि लोगों को ट्राई करते रहना चाहिए। और आज की डेट में मैं ये देखता हूँ कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन,
तो अगर आप कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मल सिस्टम में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आज की डेट में इनफॉर्मल, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन कंटेंट, जिसको हम कहते हैं मूक्स, जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेशंस, इतने अवेलेबल हैं ऑनलाइन पे कि आप अपनी नॉलेज को, अपने कंटेंट को फॉर्मल वे से भी काफ़ी बढ़ा सकते हैं, राइट। जैसे अगर मेरे को भी आज कोई एक किसी टॉपिक के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेनी है, तो बुक के अलावा आज की डेट में आपके पास बहुत सारे कंटेंट्स, बहुत सारे वीडियोस ऐसे अवेलेबल हैं जिससे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जो एडवांटेज है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, वो यही है कि आपके पास सब चीज़ें आपकी टिप्स पे अवेलेबल है। अब ये इंडिविजुअल के ऊपर है वो कितना सीरियस होके वो चीज़ को लर्न करता है, राइट। तो मैं इसको, अब मेरे ख्याल से ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैं कोई चीज़ को सीख नहीं सकता, और ये कोरोना ने हमको सिखाया है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप सभी का 2 साल का या 1.5 साल का पीरियड देखें तो लोगों ने अपने को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ या ऑनलाइन कंटेंट एक हमारा पार्ट एंड पार्सल बन गया है, और उस ड्यूरेशन में हमने सब उसी से काम किया। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसने हमें एक रास्ता दिखाया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम भी ऑनलाइन चला। तो ठीक है, उसकी अपनी एक लिमिटेशंस है, पर चीज़ें रुकी नहीं। तो मैं समझता हूँ यही एक बहुत बड़ा आज की डेट में एडवांटेज है कि अगर कोई कहीं पे भी है, किसी जगह है, और उसको सीखने की इच्छा है तो सीख सकता है। तो आपको फॉर्मल एजुकेशन या कहीं एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप नॉलेज लें, और नॉलेज किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, जो आज की डेट में बहुत ईजीली अवेलेबल है। जैसा आपने कहा कि ईजिली अवेलेबल है, तो सबको पता है कि भाई आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, जी, और फ्री में आप कंटेंट ले लो, जी, थोड़ा सा एफर्ट डालो, सीखो, बिल्कुल, जॉब मिल जाने वाली है। बिल्कुल। मैं तो मतलब देखता हूँ आज की डेट में जो हमारी यंग जनरेशन्स है, और वो इसका बहुत बेनिफिट लेती है। जैसे मैं अपने एक छोटे बच्चे का एग्जांपल लेता हूँ कि उस ड्यूरेशन में उसको कीबोर्ड सीखना था। अच्छा। और कोरोना के टाइम में अगर मान लो आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो कोई ट्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो उसने ऑनलाइन से काफ़ी कुछ सीख लिया, राइट। तो वो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा, अगर कोई भी आदमी सीखना चाहता है और उसमें सीखने की लगन है, तो मेरे ख्याल से वो आज की डेट में कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको क्लास में ही जाना है और आपको किसी जगह एडमिशन ही लेना है। सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। बिकॉज आज का वो टाइम नहीं है कि आपके पास अगर डिग्री है तभी आपके पास जॉब है। जी। आजकल लोग वीडियो एडिटिंग करके खूब कमा रहे हैं, जी, फोटोग्राफी से खूब कमा रहे हैं, जी। पॉडकास्ट, इंटरव्यू। तो वही मैंने कहा ना कि क्योंकि वो क्या है कि वो आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, या आप उसको करने में अच्छा फील करते हैं। तो जब आप इस टर्म में कुछ भी करेंगे तो अच्छा करेंगे, राइट। आप जितने भी पॉडकास्ट वाले देखते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स देखते हैं, तो आप देखें वो यूट्यूबर, उनका इंटरेस्ट था, और उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने उसको कैरियर बनाया। तो यही है कि आज की डेट में जो, जैसे आपने कहा सक्सेस, तो सक्सेस वही है कि आप जो भी करने में अच्छा फील करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, पैशनेट हैं उन्हें, वही एक सक्सेस है। तो आपने इस दूसरों के लिए सक्सेस बता दिया। अब आप इतने लंबे टाइम तक एक ही इंस्टीट्यूशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करते हैं जी, तो इसके पीछे आपके पास कुछ प्री प्लान्ड रहता है कि मैं लंबा ही सर्व करूंगा, या फ्री माइंड के साथ चलते हैं? इसमें सिद्धार्थ जी, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक शुरू से ही एक बहुत एक, मैंने कहना चाहिए कि एक मेरा प्रोसेस रहा, या मेरे माइंड में कहीं ना कहीं, या मैं ऐसे ही डिज़ाइन हूँ कि मैं उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जुड़ता हूँ तो ये सोच के जुड़ता हूँ क्या मैं उसके साथ लंबा चल सकता हूँ या नहीं चल सकता हूँ। तो एक तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि जब भी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता हूँ तो ये समझता हूँ कि भाई क्या मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबा चल सकता हूँ, नहीं चल सकता हूँ। तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, राइट। और उन पैरामीटर्स को समझते हुए भी आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ सिस्टम में आप कुछ, जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट के साथ कितना फ्रीडम है, राइट। तो आपको ट्रांसफॉर्म करने की कितनी फ्रीडम है, बच्चों के साथ वर्क करने की कितनी फ्रीडम्स है, डेवलपमेंट की कितनी फ्रीडम्स है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जुड़ते हैं तो ये फ्रीडम वो आपको प्रोवाइड करता है।
तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो इंस्टीट्यूशन से जो भी इंस्टीट्यूशन मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे मेरे को ये बेनिफिट मिला कि वहाँ की मैनेजमेंट ने मेरे को सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट की वजह से मैंने अपने काम को एंजॉय किया। और जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी कि बच्चों के साथ काम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, राइट। तो जो बच्चों के साथ हमने वर्क किया और बच्चों की जो रिस्पेक्ट मिला, बच्चों का जो भी प्यार मिला, वही शायद बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। जैसा आपने कहा कि भाई जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होता है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप बच्चों के लिए अच्छा करते हैं तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं, बच्चा फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है, वही एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वही कल्चर क्रिएट होता है जो आपको उस सिस्टम में रखता है और आप लंबा चल पाते हैं। तो उस सिस्टम में नहीं चल सकते जहाँ पे आपको बच्चों के लिए या पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए काम करने के लिए फ्रीडम नहीं है या आप डेवलप नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ मैं जो भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करता हूँ ये सोच के समझ के ज्वाइन करता हूँ कि क्या मैं इसके साथ लंबा चल सकता हूँ या नहीं चल सकता हूँ। ये तो आपका एग्जांपल रहा। अगर हम नॉर्मल कैंडिडेट की बात करें, कोई भी कैंडिडेट अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है जी, या कहीं पे करंटली वर्किंग है, तो उसको क्या क्या फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए जी, कि वो उस कंपनी में रहे या ना रहे, और अगर कोई कंपनी ज्वाइन करने जा रहा है तो उसमें अपना फ्यूचर किस तरीके से देखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। देखिए आज की डेट में अगर आप देखें कि जॉब का सिनेरियो क्या है, तो अगर मैं इसको जस्ट अपनी टर्म में देखूं कि जो हमारी जनरेशन है, सो मतलब जो हमारी जनरेशन है या हमारे फादर की जनरेशन है, उस फादर की जनरेशन ने कितने जॉब किए। फादर की जनरेशन ने हमारे जनरली देखेंगे 1 या 2 जॉब की। हाँ, एग्जैक्टली। अगर हम अपनी जनरेशन देखें तो शायद हम जब रिटायरमेंट होंगे तो 3-4 जॉब में जाएंगे। पर आज की जो जनरेशन है उसमें अगर आप देखें कि वो कितने जॉब चेंज करेगी, तो मैं समझता हूँ कि वो 10-12 पूरी लाइफ टर्म में अगर 30 या 40 साल की उनकी जर्नी है प्रोफेशन, तो उसमें मैं समझता हूँ कि एवरेज कम से कम ये 10 से 12 वो जॉब को चेंज करेगा। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वो जो हमारा पुराना टाइम था, जैसे हम ये समझते हैं कि आज की डेट में कि हम एक ही कंपनी में जुड़ के रहेंगे, वो शायद चला गया है। तो आज की डेट में जो भी इकनॉमी है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो इतनी फास्ट चेंज होती है और रिक्वायरमेंट इतनी फास्ट चेंज होती है कि आप एक कंपनी में ये सोचें कि मैं 30 साल तक रहूँगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हमें बिल्कुल पता है कि हम अगर किसी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा नहीं है। उसका रीज़न भी है। रीज़न पहला तो यही है कि ट्रांसफॉर्मेशंस है, टेक्नोलॉजीज़ है, और आपका वर्ल्ड सिनेरियो है, ग्लोबल चेंजेस हैं। जैसे अगर आप कॉलेज में से निकलते हैं बाहर, जो भी आप नॉलेज लेके निकलते हैं तो वो 2-3 साल के बाद रिडंडेंट हो जाती है। पहले क्या होता था कि जब हम कोई भी नॉलेज लेके कॉलेज से बाहर निकलते थे तो उसका जो नॉलेज का पीरियड था एक्सपायरी का, वो 10 साल था। आज की डेट में जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो जो आप कंटेंट या नॉलेज लेके निकलते हैं उसका एक्सपायरी का डेट 3 साल है। तो 3 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। जब 3 साल बाद आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आप जिस कंपनी में गए उस कंपनी में उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे गए, तो अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो इसका मतलब है आपको या तो अपने को स्विच करना पड़ेगा या अपने को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। रीइन्वेंट का मतलब आपको अपने को रीलर्न करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जैसे हमने कहा कि आपने कहा कि एक कंपनी में गया तो कंपनी में ग्रोथ, तो ग्रोथ जो आपकी डिपेंडेंट है वो ग्रोथ डिपेंडेंट है आपकी रिडंडेंसी जितनी कम होगी, आप जितने टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने को चेंज कर पाएंगे और आप कितने रेलेवेंट हैं सिस्टम के लिए, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो आप अगर देखेंगे कि जैसे 3 साल है तो अब वो जैसे हमने कहा पहले हमारे टाइम पे जब ग्रेजुएशन होता था तो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद लर्निंग फेस बहुत कम होता था। आज की डेट में है आपको हमेशा लर्न करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा। तो यही थ्योरी है जिस वजह से जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की चेंज होगी, जब रिक्वायरमेंट चेंज होगी आप रिडेंडेंट हो जाएंगे, फिर आप उस सिस्टम से बाहर चले जाएंगे, फिर आप रीलर्न करेंगे, फिर न्यू सिस्टम में जाएंगे। तो मैं समझता हूँ यही एक नया दौर है और उस दौर में ये सारी चीज़ें हमें को देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज है और जो बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट चेंज हो रही हैं। तो इसलिए हम ये कहें कि कोई भी आदमी एक ही कंपनी में बहुत लंबा रहेगा तो मैं ये समझता हूँ ये पॉसिबल अब नहीं दिखता, क्योंकि उसके लिए उसको भी
ग्रोथ चाहिए तो लर्न करना पड़ेगा। उस एक्सपीरियंस से, जैसे किसी कंपनी में उस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए वो सूट करता है। फिर उसने कुछ वहाँ से लर्न किया तो अपने को कुछ गेन किया, फिर आगे उसको सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि यही एक फेस है, और आज की डेट में जो भी प्रोफेशनल हैं एक कंपनी में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रुकेंगे। ओके, तो इसमें अभी जो बात निकल के आई कि हमें कुछ ना कुछ लर्निंग लेते रहना है जी, वी शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर, लेटेस्ट ट्रेंडिंग। अब हम ये नहीं सोच सकते कि अगर हम किसी कंपनी में हैं तो हम सेफ हैं, क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई तुरंत और आप उसमें फिट नहीं जानते हैं तो फिट नहीं हुए तो यू आप रिडंडेंट हो गए, आप सिस्टम से बाहर हो गए। तो ये जो एजुकेशन वाला है कि 4 साल सिर्फ आप पढ़िए, वो अब ख़त्म हो गया है। आपको हमेशा एज ए स्टूडेंट रहना है, हमेशा लर्न करना है। अगर आप लर्न करते रहेंगे, अपने को अपडेट रखेंगे, तो आप सिस्टम में रहेंगे, नहीं तो रिडंडेंट हो जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आज का जो एजुकेशन है, जैसे हम बात करें कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जब एजुकेशन बनाती हैं, जब वो अपने चैप्टर्स, जब वो कोर्सेज ड्राफ्ट कर रही हैं, और जब तक वो कोर्स ड्राफ्ट करने में टाइम लगाते हैं, जब तक उन्होंने कोर्स ड्राफ्ट किया, कॉलेजेस में भेजा, तब तक कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया जी, और हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम काफ़ी पीछे नहीं चल रहे हैं। देखिए, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री तो नहीं करूँगा, क्योंकि हम कोई भी एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी की बात करें या किसी भी यूनिवर्सिटी के करिकुलम की बात करें, तो आज की डेट में करिकुलम चेंजेस होते हैं, राइट। और करिकुलम चेंजेस का पेस है, पर इसमें परेशानियाँ 2 हैं। देखिए, इंडस्ट्री का और एकेडमिया का जो हम गैप कहते हैं, उसके एकेडमिया का या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अपनी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा कि आज की डेट में, जैसे कहा कि इंडस्ट्री किसी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है, और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको किसी भी यूनिवर्सिटी के करिकुलम ने अडॉप्ट नहीं किया। जैसे आपने कहा कि सपोज करिए मैंने ये कहा कि भाई ये टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को मैंने आज अडॉप्ट कर लिया। अब इसमें यूनिवर्सिटी या किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए परेशानी ये है कि अडॉप्ट करना प्रॉब्लम नहीं है, पर अडॉप्ट के साथ साथ उसको डिलीवर करना, उसको पढ़ाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैंने अगर ये कहा कि आज इंडस्ट्री एक्स टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और एक्स टेक्नोलॉजी मैंने करिकुलम में डाल दिया, तो डालने से तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए मेरे को फैकल्टी चाहिए, उसको पढ़ाने के लिए मेरे को कंटेंट चाहिए, और उसके पढ़ाने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ को एकदम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी सिस्टम में एकदम सडन चेंज करेंगे तो सिस्टम के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी चेंजेस होते हैं वो यूनिवर्सिटी के लिए चैलेंजेस यही होता है कि अडॉप्ट करना प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका पूरा इकोसिस्टम समझना, उसको डिलीवर कराना, उसके लिए कंटेंट डेवलप करना, टेक्स्ट बुक डेवलप करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिसमें टाइम लगता है, राइट। इसीलिए ये गैप हमेशा हमें नज़र आता है, क्योंकि इंडस्ट्री तो अब चेंज कर लेती है, पर एकेडमिक को चेंज करने में टाइम लगता है। लैब डेवलप करना, जैसे सपोज करिए हमने कहा कि टेक्नोलॉजी है, अब इस टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर लिया, और अडॉप्ट करने के बाद उसके साथ लैब है। अब हम यूनिवर्सिटी को ने अडॉप्ट किया, आप इंस्टीट्यूशंस को कहेंगे तो एकदम तो लैब डेवलप नहीं करेगा, लैब डेवलप करने में टाइम लगेगा, फिर उसकी अपनी कॉस्ट है। तो वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उस वजह से ये जो गैप है ये हमेशा वाइड दिखाई देता है। पर मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और इस टर्म में अगर आप देखें अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके भी काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं जिसमें बहुत सारे आपको इलेक्टिव्स मिलते हैं, जिसके थ्रू आप इस नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी सोचता हूँ कि ठीक है, एक कोई भी एक टेक्नोलॉजी है, एक नॉलेज है, सो कोई भी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज को उस नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए या देने के लिए मना तो नहीं करती। ये तो इंस्टीट्यूशन को देखना है कि हमारे बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस हिसाब से वो कोई भी सर्टिफिकेशन या ऐड ऑन कोर्सेज ऐड कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या ये नहीं है, समस्या ये कि क्या हम विलिंग हैं अपने स्टूडेंट को वो ट्रेनिंग देने के लिए, वो टेक्नोलॉजी देने के लिए। और शायद अगर यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री और एकेडमी में ये गैप अगर मेंटेन है, तो हमें इसको दोष देने की बजाय हमें अपने टीचर्स को जी, अपने लेक्चरर्स को जी, ये बताने की ज़रूरत है दैट दे नीड टू रिसर्च कि आज मार्केट में क्या है जी,
एंड दे नीड टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन कि आज ये मार्केट में नया आया है। जी जी एकेडमिया में तुरंत आना पॉसिबल नहीं है। यू कैन लर्न दीज Right. थिंग्स हाँ either from YouTube, हाँ, ChatGPT, जी, Google हाँ। or from some other institution. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आज की डेट में जो भी टीचर्स हैं, तो वो टीचर्स को ये समझना है कि भाई आज की डेट में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ये है, और उसके हिसाब से उनको बच्चे को गाइड करना है और बच्चे को एक पाथ दिखाना है। और जैसे हम देख ही रहे हैं कि आज की डेट में कंटेंट नहीं डेवलप करना है आपको सिर्फ बच्चों को ये बताना है कि भाई है। ये चीज़ें यहाँ अवेलेबल है और आप इसको पढ़ो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बेनिफिशियल है। तो मैं समझता हूँ कि अगर टीचर एज ए मेंटर, एज ए गाइड बच्चों को ये अपने कोर्स के टर्म में या किसी इंटरेक्शन के टर्म में ये एडवाइस करता है कि भाई ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली बच्चा उसको अडॉप्ट करेगा। तो बिल्कुल, तो बस एक गाइडलाइन देने की ज़रूरत है। कैंडिडेट आज की डेट में खुद से ही लर्न कर सकता है चीज़ों जी, को, जी। और लर्न करके आपके पास आएगा, वो आपसे हो सकता है बेहतर तरीके से लर्न बिल्कुल करके आए। बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज द यंगर जनरेशन दे आर मोर एक्टिव देन अस। राइट। और मैंने जैसे कहा कि इसमें आज की डेट में ये समस्या तो है ही नहीं कि आपको पढ़ाएगा कौन, हाँ, ये कंटेंट कहाँ मिलेगा। हाँ, तो ये जो आज की इंफॉर्मेशन ईरा है, इस ईरा में ये प्रॉब्लम तो है ही। है ही नहीं। तो आपके पास तो कंटेंट ही कंटेंट है। कंटेंट हाँ, बस राइट कंटेंट क्या है और क्या पढ़ना है यही ढूंढना है। वो भी चैट जीपीटी राइट कंटेंट निकाल के दे रहा है आज की डेट में। नहीं, देखिए चैट जीपीटी की अपनी समस्या है, क्योंकि जो चैट जीपीटी जिस पे काम करता है वो एक मॉडल है, और उस मॉडल में यही है कि आपने कुछ डेटा या कंटेंट पढ़ा हुआ है और सर्च करके उससे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है या जो भी प्रॉबेबल मैक्सिमम क्लोज आंसर्स हैं वो आपको देता है। पर इसके भी बहुत सारे एथिकल इश्यूज है, ये कहीं बायस तो नहीं है, राइट? जो कंटेंट दे रहा है वो कंटेंट कितना वैलिडेट है, कितना करेक्ट है, तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डेटा अपने सिस्टम के अंदर डालते हैं। तो अगर आप सही डेटा डालेंगे तो सही इन्फॉर्मेशन आएगी, और आप बायस डेटा डालेंगे तो बायस इन्फॉर्मेशन आएगी। तो मैं समझता हूँ कि वो एक मॉडल है, पर उस मॉडल से पहले क्या डेटा है, कितना वेरीफाइड डेटा है, कितना करेक्ट डेटा है, वो डेटा वेरिफिकेशंस और वैलिडेशंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसलिए कई बार आपने देखा होगा नया वर्ड यूज़ करते हैं विच इज कॉल इट एज जनरेटिव एआई। तो कंटेंट आप अपना खुद डेवलप करते हैं, उसी से वो जनरेट करता है अपने कंटेंट को। तो ये भी एक मॉडल है विच इज़ मोर कस्टमाइज मॉडल, जिसमें लोग बाग यूज़ करते हैं। तो ये आपने सही कहा कि वो जनरेटिव एआई या चैट जीपीटी मॉडल है, पर इस चैट जीपीटी मॉडल के अपने एक डिसएडवांटेज है। तो कहीं ना कहीं वो आपका क्रिएटिविटी और कहीं ना कहीं वो आपकी एक सेल्फ, एक जो कहते हैं ना लर्निंग को कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट करता है। कि जैसे देखें आप कि पहले जब कैलकुलेटर नहीं थे तो हम कैलकुलेशन स्टेप्स पे कर लेते थे। Exactly. आज की डेट में अगर हमसे कोई कैलकुलेशंस करने के कहता है तो हम कैलकुलेटर या मोबाइल को यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही चैट जीपीटी का है कि शायद पता नहीं कि फिर हम अपने माइंड को शायद यूज़ करना बंद कर देंगे, तो शायद वो लॉजिकल और एनालिटिकल कहीं कहीं ये एस्पेक्ट आने लगेगा। तो ये भी इसके एथिकल और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो मैं समझता हूँ हाँ, ये एक मॉडल है और ये एक टूल है जिसको बहुत जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, राइट? ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम उस पर डिपेंडेंट हो जाएं, राइट? तो ठीक है, वो ज़रूरत है, पर जैसा आपने कहा कि हाँ ये टूल अवेलेबल है तो वी शुड नो हाउ टू यूज़ द टूल। बट इस टूल को कैसे हम अपने कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्शन को या अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उस टर्म में यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल सही समझाया आपने। और टेक्नोलॉजी आज के डेट में काफ़ी बढ़ रही है और डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है। जी। अभी हम लोग गूगल पे डिपेंडेंट थे, कुछ भी होता था हम गूगल पे सर्च करते थे। आज गूगल के सर्च कम हो गए हैं, चैट जीपीटी के सर्च इंक्रीज हो रहे हैं। जी। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें भी गायब होने वाली हैं, कुछ नया चीज़ आ सकता है? देखिए, अभी जो मेरे को लगता है कि जो अभी ये हम बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, तो अभी जो जैसे अगर आप ये कहें कि क्यों एआई या मशीन लर्निंग आज की डेट में इतना इफ़ेक्टिव है, तो ऐसा तो नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग अभी आई है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट
these courses or these areas. So I studied artificial intelligence in the year 92-93, right? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने भी पढ़ी थी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, पर जब आप उसका इम्प्लीकेशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपको मॉडल्स हैं या जब आप कोई भी इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, राइट? तो मैं समझता हूँ कि आपके पास इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए अंडरस्टैंडिंग तो थी, पर कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने के लिए कंप्यूटिंग पावर नहीं थी। अब जैसे ही हमारी कंप्यूटिंग पावर बढ़ी तो इसके एप्लीकेशंस हमें दिखाई देने लगे। आज हम देखते हैं कि आपकी जो कंप्यूटिंग पावर है, आप बहुत सारे प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं। पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते थे, फिर हमने देखा कि भाई ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट आ गए, फिर आज की डेट में हम टीपीयू की बात करते हैं, फिर हम आज न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कंप्यूटिंग जो पावर है वो बहुत इंक्रीज़ हो गई। जब कंप्यूटिंग पावर इंक्रीज़ हो गई तो आपके पास मैसिव डेटा मेमोरी इंक्रीज़ हो गई, तो आपके पास डेटा आ गया, आपके पास कंप्यूटिंग पावर आ गई। टूल तो आपके पास पहले थे, तो इससे क्या हुआ कि आपकी डिसीजन मेकिंग या बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो जनरेट हो गए। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसको हम अभी देख रहे हैं। और जो मैं दूसरा एस्पेक्ट अभी देखता हूँ जो अभी कमिंग टाइम्स में जो है बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देगा, दैट विल बी क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्या होगा कि आपकी फिर कंप्यूटिंग पावर जो है वो कई मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगी, राइट? सर किस टर्म का यूज़ किया आप इसे थोड़ा सा और अच्छे से बताएंगे? मतलब ये है कि जैसे मैंने ये कहा कि अभी जो भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या इनको यूज़ कर पा रहे हैं वो इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं कि हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो मेमोरी स्पेस है, मेमोरी मतलब हम डेटा को कैप्चर कर सकते हैं या डेटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे क्लाउड है चाहे मेमोरी मैनेजमेंट है। और दूसरा हमने कहा हमारे प्रोसेसर की स्पीड। तो इतने सारे डेटा को हमारा कंप्यूटर प्रोसेस कर पा रहा है, राइट? तो इस प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होगी, राइट? तो इससे क्या हुआ कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरे पास 10 साल पहले जो डेटा था उस डेटा को अगर मैं डालूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 10 दिन बाद आएगा। आज उसी डेटा को अगर मैं डालूंगा तो मेरे को रिजल्ट सेकंड्स में मिलता है, तो उसकी रेलेवेंस बढ़ गई, राइट? तो यही चेंज अब आगे होने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो भी कंप्यूटिंग पावर आपके सिस्टम की है वो अगर मान लो मैं 1 गुना 2 गुना की बात नहीं कर रहा, 10 गुना 100 गुना की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपकी पावर जो है फिर कंप्यूटिंग की क्वांटम कंप्यूटिंग से 10 गुना 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाती है, तो आप ये समझिए कि ये जो मॉडल्स हैं, ये सारा जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी किस लेवल पे चली जाएगी। तो मैं समझता हूँ अभी जो आगे वाला टाइम है वो टाइम कंप्यूटिंग फिर पावर इंक्रीज़ होगी, उससे जो सारे मॉडल्स हैं, उससे जो आपका AI है या मशीन लर्निंग है वो बहुत छोटा पार्ट रह जाएगा, राइट? तो उसमें और मैसिव डेटाज हो गए, मैसिव प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई। तो ये एक नया फीचर है जिसमें शायद रियल टाइम सिस्टम्स, बहुत कुछ रियल टाइम में हम देखने लगेंगे, राइट? तो ये मैं क्या समझता हूँ कि ये आगे वाला एरिया है जो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 2 4 5 साल में हम देखेंगे ये कंप्यूटिंग पावर हमारे पास अवेलेबल होगी। तो अभी जो आप बात से जब हम आज की डेट में मोबाइल से ऑडियो से वीडियो पे आ गए, तो अभी वीडियो से कहीं ऑगमेंटेड में चले जाएंगे। व्हाट इज दैट? ऑगमेंटेड का मतलब ये है कि वर्चुअल रियलिटी हो गई, डायमेंशंस हो गई, राइट? तो ये अभी हम किसी होलो लेंसेज हो गए आपके, तो जो अगर किसी से बात कर रहे हैं तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ऑलरेडी शोकेस हो चुकी हैं, यूज़ हो रही हैं, पर अभी इतनी प्रैक्टिस में नहीं है। तो जैसे ही हमारी कंप्यूटिंग पावर इंक्रीज़ होगी, जैसे ही हमारी डेटा इंक्रीज़ होंगे, तो जो डायमेंशंस हैं हमारे उसका वो बढ़ जाएगा, राइट? अभी जो 2D में देख रहे हैं वो 3D 2D में चले जाएंगे, फिर 3D में चले जाएंगे, फिर मल्टी डायमेंशनल में चले जाएंगे। तो ये सारी जैसे आज की डेट में हम और आप बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि 2 4 साल बाद हमें आपस में बैठने की ज़रूरत ना हो, हम वर्चुअली अवेलेबल होंगे। बहुत सारे आज की डेट में एप्लीकेशंस हैं जिसमें सपोर्ट करता है कि आपको वर्चुअली ऐसा लगेगा कि हम बैठे हुए हैं। तो अभी ये काफ़ी कॉस्टली हैं और अभी प्रैक्टिस में नहीं है नॉर्मल यूज़ में, पर हाँ टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, और कमिंग टाइम्स में ये रीच में आ जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि फिर शायद हम वर्चुअली मिलेंगे, फिजिकली नहीं मिलेंगे। आई थिंक ये नया एक टेक्नोलॉजी का दौर है जो हम जल्दी देखने वाले हैं। अभी तो आपने उन सारी चीज़ों की बात की जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं जी। हम अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करें अर्थ पे जी, तो बहुत लंबे टाइम से है ये। बट लाइट का इन्वेंशन की बात करें
आप टेलीफोन की बात करें या मोबाइल फ़ोन की बात करें, तो मोबाइल फ़ोन तो भी बहुत जल्दी ही आया है, हम जी। लोग के सामने ही आया है। उसके बाद इंटरनेट, जी। पहले हम लोग 1 जीबी 1.5 जीबी महीना भर चलाते थे, यार 1.5 हाँ। जीबी एक दिन में कम पड़ जाता है। जी, जी, तो बहुत रैपिड चेंज आया है। जी। तो ऐसी कौन सी चेंजेस आ सकती हैं जो आज के टाइम में हम सिर्फ सोच सकते हैं? ये चेंजेस तो ये है कि टेक्नोलॉजी हम देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदल रही है, और टेक्नोलॉजी बदलने का जो मैंने जैसे आपको कहा कि मेजर जो एक कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट ये होता है कि आप किसी भी डेटा को कितना फास्ट प्रोसेस कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक लिमिटेशन जो है वो बहुत सारे एप्लीकेशंस को रोक देती है, राइट। जैसे मैंने आपसे कहा कि सही कहा आपने कि हमने ये कहा कि भाई पहले हम ऑडियो की बात करते थे फ़ोन पे, राइट, और फिर हम वीडियो की बात करने लगे, फिर हम ऑनलाइन बात करने लगे। तो इसका कहीं ना कहीं जो पूरा एस्पेक्ट है वो ये है कि आपके पास कितनी बैंडविड्थ अवेलेबल है, किस टाइप की मेमोरी अवेलेबल है, किस टाइप की प्रोसेसर्स अवेलेबल है। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं यही पूरा टेक्नोलॉजी को ड्राइव करेगी, राइट। तो मैंने जैसे कहा कि कंप्यूटिंग एक पावर जो है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। उसके साथ साथ आपकी बैंडविड्थ हो गई, वो एक एस्पेक्ट है। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज़ और एडवांस होंगी, कंप्यूटिंग पावर और इंक्रीज़ होगी, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स में दिखाई देंगी। तो अब जैसे मैं अब एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने देखा होगा सडनली ड्रोन एक टेक्नोलॉजी है जो एक बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही है, राइट। तो इनिशियली जो ड्रोन था, अगर हम इंडिया में उसका एप्लीकेशन देखें तो शादियों में शूटिंग के लिए आता था। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं उसके कमर्शियल यूज़ आने लगे हैं, राइट। आज हम पॉड टैक्सी की बात करने लगे हैं, हम एग्रीकल्चर ड्रोन की बात करने लगे हैं, हम सर्वेलेंस ड्रोन की बात करने लगे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ क्यों आ रही हैं? इसका मतलब ये है कि हमारा जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन में ये है कि एक तो जो साइज़ ऑफ कंप्यूटिंग है, पावर ऑफ कंप्यूटिंग वो बढ़ रहा है, दूसरा साइज़ रिड्यूस हो रहा है। तो अगर जैसे देखें आप मोबाइल, तो मोबाइल का इनिशियल साइज़ और आज का साइज़ में बहुत डिफरेंस है। तो आपकी नैनो टेक्नोलॉजीज़ आ गई, तो आपके साइज़ नैनो हो गए। तो ये एप्लीकेशन इसलिए बच रहे हैं कि हम बहुत सारे डिवाइसेस को या बहुत सारे सिस्टम्स को बहुत छोटे उसमें पैक कर पा रहे हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसे अभी सून हम देखेंगे कि भाई आज की डेट में पॉड टैक्सीज़ हैं, अब वो आप छोटे छोटे पॉड टैक्सीज़ आ जाएंगे जो स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटिंग है, मेमोरी है, ये सारी बहुत ज़्यादा पावर इंक्रीज़ होती चली जा रही है। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं आज की डेट में जी। हमारी यूथ के ऊपर, और क्या और एडवर्स इफेक्ट फ्यूचर में आ सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी जब भी एडवांस होती है तो उसका हमेशा एक ऑलवेज टू फेसेस ऑफ ए कॉइन, प्रोज एंड कॉन्स। तो हमेशा एडवांटेज होगा, हमेशा डिसएडवांटेज होगा। अब हम फ़ोन ही लेते हैं तो फ़ोन का क्या एडवांटेज है ये हमें भी पता है, क्या डिसएडवांटेज है ये शायद हमको नहीं पता। डिसएडवांटेज यही है कि हम एक्सेसिव किसी यूज़ और हम कोई अनप्रोडक्टिव काम में यूज़ करें, तो ये टेक्नोलॉजी का एक मिसयूज डिसएडवांटेज, राइट। जैसे ठीक है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, पर अगर आप देखें तो व्हाट्सएप के एप्लीकेशन का मिसयूज़ ज़्यादा है यूज़ की जगह, कि मॉर्निंग में हम गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून करते हैं। तो अब क्या है कि जो एंगेजमेंट आपका जो अनप्रोडक्टिव काम में है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो हर एक टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेज हैं, हर एक टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज हैं। और मैं समझता हूँ कि जब भी कोई टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट होती है और उसका जब मास में यूसेज जाता है, तो उस मास के यूसेज में उस टेक्नोलॉजी के प्रति अगर हम सेंसिटाइज नहीं करेंगे और उसको ये नहीं समझेंगे कि भाई इसके एक्सेसिव यूज़ का एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज हो सकता है आपको, तो ये प्रॉब्लम होगी। जैसे आज की डेट में हम देखें मोबाइल, तो मोबाइल सबको पता है कि भाई मोबाइल एक सबके लिए एक प्रॉब्लम हो गई है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो एंगेजमेंट है मोबाइल का, वो स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है और अनप्रोडक्टिव है। हम कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं जिसका ज़रूरत नहीं है, राइट। तो जैसे अगर आप कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं,
अब वीडियो है, उस वीडियो में हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता इसका सोर्स क्या है, जो भी कंटेंट वो डिलीवर कर रहा है उसमें जो फैक्ट्स दे रहा है वो सही है या गलत है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंटेंट है ये हमें एक बायस की तरफ ले जा रहा है। तो अब उसकी जो वैलिडिटी है या वेरिफिकेशन कुछ नहीं है। तो अगर मैं आपके बारे में ये कहूँ कि भाई आप अच्छे हो, इफ़ आई पुश मल्टीपल सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मैसेजेस, तो कहीं किसी थर्ड पार्टी के माइंड में एक इम्प्रेशन बन जाता है कि यू आर गुड, बट द ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन वैलिडेशन इज़ नॉट देयर। तो ये इसके एडवांटेज हैं, मिसयूज़ है। सो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के साथ ये हमेशा रहता है कि उसके डिसएडवांटेजेस हमेशा होंगे, पर हम उसको कॉशियसली या एक लिमिटेशन में यूज़ करेंगे तो हमेशा एडवांटेजेस होगा। और इसके लिए जो सोसाइटी है वो इतनी मैच्योर होनी चाहिए, सोसाइटी इतनी एजुकेटेड होनी चाहिए जो इस एस्पेक्ट को समझे कि भाई इस टेक्नोलॉजी के ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज की डेट में जैसे आपने कहा हमारे यंग जनरेशन है, उस यंग जनरेशन का जो सबसे बड़ी आज की डेट में प्रॉब्लम है एडिक्शन टूवर्ड्स सोशल मीडिया, एडिक्शन टूवर्ड्स मोबाइल, राइट। तो वो एडवांटेज भी है, अगर आप प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं, कुछ कंटेंट कुछ लर्न करते हैं, दैट इज़ प्रोडक्टिव। आप चैट करते हैं, आप वीडियो शेयर करते हैं, आप कोई ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं जो मतलब इट्स नॉट ऑफ यूज़, तो वो एक अनप्रोडक्टिव केस है। तो अगर हम किसी स्टूडेंट से यही कहें कि भाई सिर्फ वो अपना 2 घंटे प्रोडक्टिव काम में लगाए, तो आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी ऑटोमेटिकली से हो जाए। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा रहता है, एंड देन दैट वी हैव टू फेस एनी हाउ, बिकॉज अगेन हमने जैसे कहा कि 140 करोड़ जनता है और 140 करोड़ जनता में कितने लोग इसको जुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं, दैट्स अ कंसर्न। अभी हमारे यूथ को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि उनको मोबाइल यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी यूज़ करना है तो ओनली फॉर प्रोडक्टिव थिंग्स, नॉट फॉर वेस्ट ऑफ टाइम कि इंस्टाग्राम पे बैठ के ओनली रील देख रहे हो आप। आपको कुछ काम है तो देखो, अदरवाइज अवॉइड इट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल आता है, एक रोल आता है पेरेंट्स का, जिनको अपने बच्चों को शुरू से ही पेरेंटिंग ऐसी देनी है, उनको बताना है दैट यू हैव टू यूज़ इट ओनली फॉर पर्पस ऑफ लर्निंग, राइट, नॉट फॉर वॉचिंग मूवीज एंड ऑल दीज थिंग्स। मूवी आपको दिखाना, आप थिएटर लेके जाएं, उधर दिखाएं, ओके, आप अपने टीवी में घर पे दिखाएं। सो दिस वे दे हैव टू मैनेज। एंड देन पेरेंट्स के बाद सबसे बड़ा रोल आता है टीचर्स का। आज का बच्चा छोटा है और छोटे से ही स्कूल जा रहा है, तो वहाँ पे टीचर को समझाने की ज़रूरत है कि अब बच्चे को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव कंटेंट बच्चे बहुत देख रहे हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो भी अगर हम किसी भी बच्चे की एक नॉर्मल रूटीन देखें, तो उस नॉर्मल रूटीन में कई बार जब हम बच्चों से बात करते हैं तो भाई क्या करते हो, क्या किसा टाइम ही नहीं मिलता है, राइट, मतलब पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो जब अगर उसको आप डीप में जाओ तो पता लगता है कि भाई जो मेजर जो कंज्यूमिंग है या टाइम कंज्यूम होता है वो उसका यही सोशल मीडियाज़ पे या आपके मोबाइल पे यूज़ होता है। तो यही मेरे ख्याल से आज की डेट में जो बच्चों के साथ या किसी के साथ भी समस्या ये है कि वो अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज़ करे, प्रोडक्टिव काम में यूज़ करे, और जो भी मोबाइल का सेशंस है उसको एज ए जुडिशियसली यूज़ करे और प्रोडक्टिव उसमें यूज़ करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर बच्चा आज की डेट में यही कर रहे तो उसके पास बहुत सारा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर फोकस के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। सर, इसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट है किसी मेंटल स्ट्रेस या मेंटल इशू से वो गुजर रहा है, तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो एक हेल्दी माइंडसेट मेंटेन कर पाए? सिद्धार्थ जी, इसमें अगर आप इसको पूरा मेंटल स्ट्रेस को अगर आप देखो तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे हम कहते हैं स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का मतलब अगर हम नॉर्मल टर्म में देखें तो हम कोई भी चीज़ ऐसी करें जो हमारी कंफर्ट जोन से बाहर है, दैट स्ट्रेस, राइट। तो हम कोई भी चीज़ ऐसी करें जो रूटीन में नहीं करते हैं, दैट बिकम स्ट्रेस फॉर यू। तो मेरे को यही लगता है कि स्ट्रेस स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए, स्ट्रेस जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट ये होता है कि हम एज ए इंडिविजुअल, हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, हमारी जो भी क्या कहना चाहिए सोशल सेटअप है,
हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारा जो रिलेटिव सर्कल्स है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े वॉर में है जिसमें हम एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, राइट। तो कहीं जैसे हम बच्चों की बात करें तो आज की डेट में जो बच्चों को छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लगते हैं, अब मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि अगर आप पहले देखें तो एक तो फिज़िकली एंगेजमेंट हमारा कम हो गया है, बहुत कम, राइट। जैसे ग्राउंड्स पे, फील्ड्स में जाते थे, तो एक अगर आप वैसे सिस्टम की बात करें तो हम लोग तो मतलब साइकिल चलाते थे, स्कूल साइकिल से जाते थे, क्रिकेट खेलते थे। और मैं देखता हूँ आज की डेट में तो उल्टा हो गया है कि पहले हमारे पेरेंट्स हमसे ये कहते थे कि भाई 7 बजे तक घर आ जाना या 6 बजे तक घर आ जाना। आज की डेट में हम बच्चों से कहते हैं बेटा बाहर खेल आओ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहला ये है कि देखिए, जब हम स्पोर्ट्स खेलते थे तो कोई हारता था, जीतता था, और उस हार को हम एक्सेप्ट करते थे। तो गेम जो स्पोर्ट्स है वो शायद हमें यही सिखाता है कि भाई हम कैसे किसी हार को या जीत को एक्सेप्ट करते हैं। आज की डेट में बच्चा क्या है कि हारना नहीं चाहता, पेरेंट्स हारना नहीं चाहते। सब बच्चे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा टॉप 10 में आए, टॉप क्लास में आए। तो ये एक प्रेशर है बच्चे के ऊपर, पेरेंट के ऊपर प्रेशर है। और जब भी कोई भी चीज़, अब टॉप तो 10 ही आएंगे, टॉप 10 तो 10 ही होंगे। टॉप 40, जब अगर 40 बच्चे हैं क्लास में तो फर्स्ट टॉप 10 तो 10 ही रहेंगे, 30 तो बाद में ही आएंगे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हार को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हार को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमें ये सिखाती है, फिर हमारा एक फ्रेंड सर्कल होता है, फिर एक फैमिली का दायरा होता है। आजकल फैमिली भी सीमित हो गई है, न्यूक्लियस फैमिली है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। पहले बड़ी फैमिलीज होती थी, फ्रेंड्स होते थे, बच्चे होते थे, अपने भाई बहन होते थे, उनसे आदमी शेयर कर देता था। तो मेरे को लगता है कि जो भी ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस एक सूडो स्ट्रेस है, और जिसका कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस हमें यही करना है कि अपनी बातों को शेयर करना है, और बच्चों को कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करनी चाहिए, और एक हॉबी क्रिएट करनी चाहिए। तो जब भी आप किस ऐसे फेस में हैं जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, उसमें अगर वो अपना हॉबी रखेंगे, एक स्पोर्ट्स को ज्वाइन करेंगे, फील्ड में जाएंगे, पसीना बहाएंगे, तो स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यही है कि आज की डेट में जो आउटडोर गेम्स हैं, आउटडोर एंगेजमेंट है, वो बहुत कम हो गया। तो फिज़िकली अगर हम इस आउटडोर गेम्स में जाएंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे, बात करेंगे, फैमिली मेम्बर से बात करेंगे, तो स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मेन ज़रूरत है कि हम अपनी जो मोबाइल के अंदर घुस के रह गए हैं, हम उससे बाहर निकलें, वन ऑन वन और ग्रुप के साथ बात करें। एक अपना फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं जिस पे बात कर सकते हैं। पर वही हो जाता है, फिर आप मोबाइल पे ग्रुप बना लेते हैं, फिर मोबाइल पे कोई कम्युनिटी बना लेते हैं। पर जब तक आप, क्योंकि ह्यूमन है, जब तक आप पर्सनली बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो वो एस्पेक्ट्स उसमें आता नहीं है। और एक मैंने जैसे कहा कि स्पोर्ट्स कोई हम हॉबी या एक स्पोर्ट्स हमेशा रखें, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। कभी भी आप किसी भी ऐसे फेस में होते हैं, नेगेटिव फेस में होते हैं या हार्ड फेस में होते हैं, और जब आप अपना कोई भी वॉकिंग हो गई या जॉगिंग हो गई या आपको एक्सरसाइज हो गई या स्पोर्ट्स हो गई, वो आपको बहुत हेल्प करता है। आप हमेशा देखिए, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको हम कहते हैं, वो हमें रखनी पड़ेगी, और किसी न किसी आउटडोर गेम से अपने को एंगेज करना पड़ेगा। ये बहुत ही स्पोर्ट्स वाला पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया। तो अगर कोई भी है, चाहे यूथ है, चाहे छोटे बच्चे हैं या एल्डर लोग हैं, अगर जिम जाने की बात करें तो वो जाना शायद सबको एक स्ट्रगल लगता है, बट अगर किसी स्पोर्ट्स के लिए अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में हम एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, रियल लोगों का, नॉट कि मोबाइल वाले। आप मतलब आप देखिए ना, कैसे फुटबॉल खेलते थे, चोट लगती थी, गिरते थे, सब ठीक हो जाते थे। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको लाइफ में एक स्ट्रेंथ देता है, राइट। तो वही शायद हम लोगों में आज की डेट में, बच्चों में या हमारे पेरेंट्स में या हम लोगों में कमी है कि हम उसको बाहर जाने नहीं देते हैं, हम उसको बाहर खेलने नहीं देते हैं, राइट। तो जब तक वो मतलब गिरेगा नहीं, वो हारेगा नहीं, तो हारना कैसे सीखेगा। और यही अल्टीमेटली मेंटल स्ट्रेस होता है, और कई बार बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये सारा फेस इसलिए क्योंकि हम इस प्रोसेस में एंगेज ही नहीं हो रहे, जिसको हार को हम एक्सेप्ट करें। सर, आपने अभी बात कहा कि बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे इंजीनियरिंग करने आते हैं जी,
इंजीनियरिंग करने से पहले इंजीनियरिंग करने की आईआईटी की जेई की प्रिपरेशन करते हैं, उधर सुसाइड करते हैं। जी एमबीबीएस करने जाते हैं, उससे पहले नीट की प्रिपरेशन करते हैं, उधर सुसाइड करते हैं। जी लोग एमबीबीएस करने के बाद भी सुसाइड करते हैं। जी आईआईटी में जाने के बाद, आईआईटी क्वालिफाई होने के बाद भी सुसाइड करते हैं। जी। तो इस सुसाइड का मेन रीज़न क्या निकल के आ रहा है आज के युग में? देखिए जो भी हम कहते हैं एक सोसाइटी या कोई भी बच्चा अगर कोई चीज़ एक्सट्रीम स्टेप लेता है तो वो एक्सट्रीम स्टेप एकदम तो नहीं लेता है, तो उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। और एक जनरली मतलब ये ऐसा है कि थोड़ा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा एक पर्टिकुलर मोड में चला जाता है, राइट। तो और फिर वो अपने को अलग महसूस करने लगता है या अपने को अपनी दुनिया अलग बना लेता है। तो यही जैसे हमने कहा कि अगर आपके पास कोई भी हॉबी है तो सबसे पहले तो ये है कि हम ये कोशिश करें अपने बच्चों के इससे कि भी कुछ ना कुछ हॉबी हमेशा रखें, चाहे वो रीडिंग की हॉबी है, चाहे वो खेलने की हॉबी है, चाहे कुछ करने की हॉबी है। तो उससे क्या होता है कि वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर पाता है। दूसरा, हम जैसे मैंने कहा कि कोई भी हारना नहीं चाहता, हमें कहीं पे भी सेटबैक लगता है, कहीं पे हम लूज़ करते हैं तो हम उसको ये मानते हैं कि हमारा ये एंड पॉइंट है, इसके बाद हमारे आगे दुनिया नहीं है। तो ये दो चीज़ें हैं वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली उसको एक एक्सट्रीम स्टेप पे ले जाती है। तीसरा, हमने कहा जैसे कि कोई भी सपोर्ट सिस्टम वर्क नहीं करता, फ्रेंड सर्किल से बात नहीं कर रहा है, पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा है, या अपनी इस टेंडेंसी को या अपनी परेशानी को किसी से शेयर नहीं कर रहा है। तो आज की डेट में इसका भी एक रीज़न है क्योंकि सब पेरेंट्स हैं, सब बच्चे हैं, सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक जो एक इंटरेक्शन है पेरेंट्स का, इंटरेक्शन फ्रेंड्स का है, चिट चैट है, वो कहीं ख़त्म हो गई है। उससे क्या हुआ कि उसने एक अपनी वर्चुअल दुनिया बना ली है। उस वर्चुअल दुनिया में वो ये समझता है कि भाई अगर मैंने ये कंपटीशन नहीं क्रैक किया तो मेरे लिए आगे कोई दुनिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो फिर एक्सट्रीम स्टेप लेता है। तो कोशिश यही है कि भाई पेरेंट्स से, फ्रेंड सर्कल से, इंस्टीट्यूशन जो है, हर एक इंस्टीट्यूशन अपना ऐसे बच्चों को मतलब पता लग जाते हैं सिम्टम्स जो बच्चे अलग रहते हैं, तो एक कम से कम एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम दे जिससे ऐसे बच्चों को गाइड किया जाए और ऐसे बच्चों को हैंड होल्ड किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए सभी को साथ देना पड़ेगा, सभी को एक पहल करनी पड़ेगी, पेरेंट्स से लेकर इंस्टीट्यूशन सभी को। तो कहीं ना कहीं जब हम ये सारे स्टेप लेंगे तो ये परेशानी शायद कम हो जाए। जैसा आपने बताया कि ये एक बार में नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। कुछ लोग होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, रेगुलर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा अक्सर देखने में आया है। तो क्या जो लोग रेगुलर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी चांसेस क्या सुसाइड करने की ज़्यादा रहते हैं? देखिए मेरे ख्याल से ये हम लोग तो मतलब साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि ये एक आई थिंक एक थॉट प्रोसेस है और उस थॉट प्रोसेस में कहीं बच्चे को या किसी को भी दिमाग में ये आ जाता है कि भैया मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो इसमें मेरे ख्याल से जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो उनका एक मॉडल होता है, वो कुछ क्वेश्चनेयर पूछते हैं, बच्चों से कुछ बात करते हैं, तो एक उनको इंडिकेशन मिल जाता है। ठीक, तो आज की डेट में बहुत सपोर्टिव सिस्टम है, ऑनलाइन सपोर्टिव सिस्टम है, जिसमें अगर कोई बच्चा इस फेस में है तो बात कर सकता है, तो उस बात करने से उनको भी पता लग जाता है, तो वो रेड फ्लैग्स जनरेट कर देते हैं। तो आज की डेट में काफ़ी कुछ ऑनलाइन भी, काफ़ी कुछ ऐप भी इस टाइप के अवेलेबल है, जिसमें बच्चा उनको कांटेक्ट कर सकता है, बच्चा हेल्प ले सकता है। जैसे देखा होगा जब जेई के रिजल्ट्स आते हैं तो देयर आर सो मेनी ऑनलाइन व्हाट वी से इट एज अ सपोर्ट सिस्टम विच इज़ अवेलेबल। यूजीसी भी करता है, देन जो भी जेई वाले हैं दे ऑल दे डू इट। सो मेरे को लगता है कि इसमें यही है कि ये टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी में उसको अगर हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर लें या अगली स्टेज पे ट्रैक कर लें तो ये अवॉइड किया जा सकता है। तो ये मतलब ये कि उस टाइम पे जब उसका वो थॉट प्रोसेस है, अगर कोई भी उससे बात कर ले या कोई भी एक डिटरेंट मिल जाए तो शायद ये एक्सट्रीम स्टेप ना ले। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी प्ले करती है इम्पॉर्टेंट रोल। कि कहीं अब जैसे आपने कहा ना कि मोबाइल है, अब मोबाइल का एक एडवांटेज ये भी है कि भाई आप अगर इन केस इफ़ यू आर फीलिंग अलोन और कोई ऐसा है तो आप किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। आज का यूथ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है जी, या पहले के टाइम में लोग सेंसिटिव हुआ करते थे?
नहीं, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि आज का जो भी जनरेशन है, यूथ है हमारा, काफ़ी सेंसिटिव है। उसका जो मेरे को लगता है कि मल्टीपल फिर वही रीजंस हैं। जैसे पहले ड्यूरेशन में जो फैमिलीज़ होती थी, बड़ी फैमिलीज़ होती थी, तो 3, 4, 5 बच्चे होते थे, आपस में लड़ते थे और वैसे ही इवॉल्व होते थे। तो पहले तो ये कि जो हमारा जो इवोल्यूशन है किसी बच्चे का आज की जनरेशन में, वो न्यूक्लियस फैमिली है और 1 या 2 बच्चे हैं। तो बच्चे शुरू से ही हम शायद पेरेंट्स जो है पैम्पर करते हैं उनको, उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं और उनके लिए अगर वो कुछ भी कहते हैं करते हैं। तो फिर वही बात आ गई, तो पैम्परिंग से कहीं ना कहीं बच्चा कोई भी चीज़ को अगर इसको मना करते हैं, कोई भी चीज़ उसके विल के अगेंस्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको लेकर बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। पहले जैसे टाइम में जब बड़ी फैमिलीज़ होती थी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती नहीं थी, राइट। तो वो बच्चा तभी भी चलता था और हमेशा कोई 100% उसकी फरमाइश जो है पूरी नहीं होती थी। आज की डेट में अगर आप देखें तो हर एक बच्चे की फरमाइश पूरी हो रही है, तो जो वो चाहता है पेरेंट्स उसको दिलाते हैं, चाहे पेरेंट्स को उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो फिर जब वो लाइफ के उस फेस में आता है तो उसको कहीं ना कहीं रियलिटी दिखाई देती है, राइट। तो अब जब तक पेरेंट्स के उसमें रहता है तो उसकी सारी फरमाइशें पूरी होती हैं और जब अपनी रियल लाइफ में जाता है तो उसको दिखता है कि भाई रियल लाइफ तो ऐसी नहीं। तो ये जो एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं उसको फिर प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में, सिस्टम को अडेप्ट करने में, और ये कई बार फेलियर का बहुत बड़ा रीज़न होती है। जैसे हम भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं आज की डेट में, जो बच्चों को जब हम मिलते हैं बात करते हैं तो एक तो जो उनका बोलने का एक जो लहजा है, बोलने का एक तरीका है, वो बहुत चेंज हो गया है, राइट। पुराने टाइम में बच्चा कभी भी आता था, किसी भी टीचर से मिलता था तो ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राइट। और एक बात करने का एक बड़ा सॉफ्ट और बहुत कहना चाहिए रिगार्ड वाला एक अप्रोच होता था। आज की डेट में बच्चा जब किसी से मतलब हम देखते हैं बात करता है तो एक जो उनका जो एक बोलने का एक तरीका होता है और ये जो बात करने का तरीका होता है बड़ा रूड, बड़ा हार्श होता है, रफ होता है। तो वो कहीं ना कहीं वो उससे ही आता है, क्योंकि वो कोई कहीं भी हमको उसको फैमिली में या सिस्टम में करेक्ट नहीं करते, राइट। और अब जैसे अब तो कि आप किसी बच्चे को पीट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, तो पेरेंट्स भी कहीं किसी बच्चे पे आज की डेट में बहुत हार्श नहीं होते हैं। तो वो फिर जब लाइफ के उस प्रोसेस में जाता है तो उसको बड़ा हार्श तरीके से सीखना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी सेंसिटिविटी बच्चों की है वो बहुत ज़्यादा है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं, फैमिलीज़ की तरफ से भी है, फिर हमारे सिस्टम की तरफ से भी है, और अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि सब जीतना चाहते हैं, हारना कोई चाहता नहीं। तो वो सारा एस्पेक्ट जो है कहीं उसको बहुत सेंसिटिव बना देता है। तो अब पेरेंट्स को ये करना की बहुत ज़रूरत है कि बच्चे को शुरुआत से ही सारी चीज़ें प्रोवाइड ना की जाएं। जी। बच्चा जब तक कोई चीज़ मांगे नहीं तब तक उसको वो चीज़ ना दिया जाए, और मांगने पे भी तुरंत ना दिया जाए जी, जिससे कि उसके अंदर एक रहे कि हाँ उसे कुछ भी अगर लेना है तो स्ट्रगल करना है तभी मिलेगा। जी जी जी। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चे को खुद से ही लाके चॉकलेट दे रहे हैं, फिर बच्चा कल के दिन चॉकलेट मांग रहा है तो ठीक है घर में उठा के लाके रखा है, दे रहे हैं। जी हाँ, मतलब आज की डेट में जो भी पेरेंटिंग है वो पेरेंटिंग काफ़ी बदल गई है, और इसका मेरे ख्याल से रीज़न भी ये है कि आज की डेट में जो भी वाइफ हैं, हस्बैंड्स हैं, सब जॉब में हैं, और जब आप जॉब में होते हो तो जॉब का एक अपना एक स्ट्रेस होता है, और जब आप बच्चों से डील करते हो तो आप ना कहने की जगह हाँ ना कहना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए जो मांगता है इसलिए पेरेंटिंग बहुत बदल गई है। हाँ। जब पेरेंटिंग बदल गई है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग बदल गई है, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चा भी उसका एडवांटेज लेता है, बच्चा भी मदर फादर को एक कहीं ना कहीं इनकैश करता है। तो वो शायद हमारे सिस्टम में आ गई है, और ये परेशानी तब तक नहीं होती है जब तक वो अपने प्रोफेशनल या प्रैक्टिकल लाइफ रियल लाइफ में नहीं जाता है। जब जाता है तो उसको जो वर्ड है या जो हमारी दुनिया है वो बहुत डिफरेंट बनती है, बहुत डिफरेंट। तब वो कहीं ना कहीं अपने को महसूस करता है कि यार ऐसा नहीं है। तो शायद सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत स्टार्टिंग से
बच्चे को एक रियल पिक्चर दिखाएं और ये कोशिश करें कि हर चीज़ के लिए हाँ ना कहें, राइट। और जो भी लगता है, जो लॉजिकल है, उसको वो चीज़ दें और बाकी उसको अपने एफर्ट से अर्न करने दें। जब हम लाइफ की रियलिटी उसको दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको जब वो बाद में लाइफ में जाएगा तो इतना परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सही बोला आपने। आगे करियर में जाने के बाद हमें लगता है कि अगर कोई भी ज़रा सा चैलेंज आया है तो ये बहुत बड़ी चीज़ लगती है। नहीं, और दूसरा आप देखिए ना कि जब हम मतलब एक कोई भी नॉर्मल बच्चा जो भी आज की डेट में अपनी फैमिली से निकल कर किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में जाता है, और प्रोफेशनल लाइफ के अपने चैलेंजेस हैं, प्रोफेशनल लाइफ की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके अपने टाइमिंग्स हैं, तो वो एडजस्ट करने में उसको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। जैसे अगर टाइमिंग्स हैं तो अगर आपने शुरू से ही अपने को वेल मैनेज नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये तो कंपनीज़ हैं, ये तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अपने रूल्स हैं। 9 मीन्स 9 है, 5 मीन्स 5 है, तो बच्चा कहीं ना कहीं उसको सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाता है। और इसीलिए जैसे आपने लास्ट में कहा था कि कंपनियां में एडजस्ट नहीं करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है और जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न भी यही है क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कहीं वो अपने को उस हिसाब से मैनेज नहीं करता है और सडनली वो जब कंपनी में जाता है तो उसको डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट मिलता है। जैसे मतलब अगर कंपनी है तो उसके अपने रूल्स हैं, अपने रूल्स को फॉलो करना है, टाइमिंग्स को फॉलो करना है, काम को फॉलो करना है, तो ये भी एक आई थिंक प्रॉब्लम। तो जैसे हमने कहा कि बच्चे को सेंसिटिव है, तो जो कॉलेज है वो किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करता है, तो अगर हम उसको इजी वॉक देंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। तो वैसे ही है कि आप उसको कैसे अपनी लाइफ के लिए ट्रेन करते हैं। बिल्कुल। अभी मैं आपसे कुछ 3 सेगमेंट के एक्सपेक्टेशन के बारे में जानना चाहूँगा। जी। एक स्टूडेंट्स, जी। स्टूडेंट्स की पेरेंट्स एंड देन टीचर्स। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स का आज की डेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, फिर इसमें सिद्धार्थ जी, ये जो भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जैसे मैंने तो 30 साल इस इंजीनियरिंग प्रोफेशन में ही रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में तो काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। देखिए, इस इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जो भी बच्चा आता है, उस बच्चे की जो एस्पिरेशन होती है वो एस्पिरेशन ये होती है कि मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब ले लूँ। ये पहली। पेरेंट्स का भी यही होता है कि भाई अगर मैं बच्चे को इंजीनियरिंग प्रोफेशन करा रहा हूँ तो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई इंजीनियरिंग प्रोफेशन कराने के बाद कहीं ना कहीं बच्चे को कोई ना कोई जॉब मिल जाती है, राइट। तो ये उनका एस्पेक्ट होता है कि भाई अगर मैं इंजीनियरिंग करा देता हूँ तो इंजीनियरिंग से ये एडवांटेज है कि अगर बच्चा इस प्रोसेस में चला जाता है तो कहीं ना कहीं अपने को सेटल कर ही लेगा। तो ऑप्शन हमारे पास मल्टीपल है, जैसे पहले से तो अब काफ़ी ऑप्शन बढ़ गए हैं। तो जैसे आपने कहा कि जैसे सेफ रूट है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, वकील में ही जाना चाहता है, तो ये सेफ ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद ये कोशिश की जाती है कि भाई और ऑप्शंस क्या हैं, तो इंजीनियरिंग एक ऑप्शन आता है। तो पेरेंट यही सोचते हैं कि चलो इंजीनियरिंग से ये एडवांटेज है कि बच्चे को जॉब मिल जाएगी, सेटल कर जाएगा। बच्चा भी यही सोच के इंजीनियरिंग ज्वाइन करता है कि भाई अगर मैं कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे को जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। तो पर यहाँ पे जो मिस गैप है, वो गैप ये है कि अगर हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब अर्न करने के लिए एक प्रोसेस है, और जॉब अर्न करने के लिए आपको एक स्किल सेट की ज़रूरत है। अगर वो स्किल सेट आपके पास होगा तब तो आप उस जॉब को ग्रैब कर पाओगे, राइट। और अगर आपको वो स्किल सेट नहीं मिलेगा तो आप वो जॉब नहीं ग्रैब कर पाओगे। तो ये तो ऐसा है कि जैसे अब आपने ये कहा कि भाई एक बच्चे ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। अब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का पर्पस या मतलब ये तो नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। आपको 4 साल में अपने को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। 4 साल में आपको ये चीज़ें ऐसी गेन करनी पड़ेगी जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट से अपने को 4 साल में शेप कर पाते हो, लर्न कर पाते हो, तो जॉब बिल्कुल मिलेगी। यहीं पे बच्चों और पेरेंट्स में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की या मिस इन्फॉर्मेशन होता है कि वो ये समझते हैं कि मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो मेरे को जॉब मिलेगा ही मिलेगा।
कॉलेज में एडमिशन लेने से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एग्जैक्टली। अगर आप पास करेंगे। जॉब तो आप क्या 4 साल में करते हैं, कितनी 4 साल में अपनी नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कितना 4 साल में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं राइट डायरेक्शन में, तब आपको जॉब मिलेगा, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, पर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना तो बच्चे के ऊपर है भाई। एज ए कॉलेज की ड्यूटी है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिलाना, राइट। तो कॉलेज तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, पर क्या आप इंडस्ट्री के हिसाब से अपने को फिट हैं, या इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से आपने तैयारी की है, 4 साल में लर्न किया है, तभी आपको जॉब मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेजर बच्चों के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये है कि कॉलेज आपको जॉब दिलाएगा। कोई कॉलेज आपको जॉब नहीं दिलाएगा, कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी देगा, पर जॉब लेना आपके ऊपर है कि आप अपने को 4 साल में कितना काबिल बनाते हो, और इसके लिए फिर कॉलेज का जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो आपको हेल्प करता है, राइट। इसमें हम आगे अगर बात करें तो आजकल हम देखते हैं कि एक बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज मिला, किसी को 50 लाख का पैकेज मिला। जी। कोई नॉर्मल एवरेज कैंडिडेट है वो भी वही बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके बैठा रहता है जी, उसे कोई छोटी कंपनी या नॉर्मल कंपनी या बड़ी कंपनी भी अगर छोटा पैकेज देती है, बच्चा वो लेने के लिए बिल्कुल नहीं जाता, जी, वो जी, पीछे हटता है। जी। तो इसमें इस बच्चे को क्या करना चाहिए? क्या वो छोटी जॉब अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए या बड़े के लिए वेट करना चाहिए? देखिए, जैसे ये हमने एक एग्जांपल लिया यूपीएससी का, तो हमने ये कहा कि भाई एक यूपीएससी का मॉडल है और जिसमें कई लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, और हमारे पास जो कन्वर्जन है या सक्सेस रेट है वो 1% से भी लेस है, 1% भी नहीं है, 0.0 में कुछ हो। यस, एग्जैक्टली। तो यही सिनेरियो आपकी इस जॉब का है कि अगर हम पूरा इसको स्टडी करें कि 1 करोड़ के पैकेज को, तो हम ये देखेंगे कि अगर इस कॉलेज, किसी भी कॉलेज के अंदर अभी 500 स्टूडेंट हैं या 1000 स्टूडेंट हैं, कितनों को ये पैकेज ऑफर होता है, तो आप जनरली देखेंगे कि ये कोई 10-20 बच्चे तो नहीं होंगे, वन और मैक्सिमम 2। ये सभी कॉलेजेस जो भी 1 करोड़ के पैकेज में बच्चे को लेते हैं, वो 1 या 2 बच्चा होता है, और उस 1-2 बच्चे का भी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग में भी कॉलेज के रोल अगर मैं कहूँ 30-40% है, तो उस बच्चे का रोल उससे ज़्यादा है, क्योंकि उसने अपने को 4 साल में इस लाइक बनाया है कि वो कंपनी उसको एक्सेप्ट कर रही है, उसको कंपनी उसके स्किल को रिकॉग्नाइज कर रही है और उसको ये पैकेज दे रही है। तो ये तो बच्चे ने अपने को इस हिसाब से बनाया है कि कंपनी उसको पिक कर रही है। अब जैसे हमने कहा भी दूसरा बच्चा है, अब दूसरा बच्चा अगर उस बच्चे को देखता है कि उसको अगर इतने लाख का या इतने करोड़ का पैकेज मिला है, मेरे को भी इतना करोड़ का पैकेज है, तो उसको उसकी जर्नी भी देखनी पड़ेगी कि उस बच्चे ने उसको अर्न करने के लिए क्या क्या किया। तो अगर वो उसके हिसाब से अपने को प्लेस कर पाता है या उस हिसाब से वर्क कर पाता है, तो उसको भी पैकेज मिलेगा। तो बच्चे को ये समझना चाहिए कि भाई मेरी कैपेबिलिटी क्या है या मेरी स्किल सेट क्या है, और उस स्किल सेट से मेरे को क्या जॉब मिल सकता है। अगर वो कोई भी जॉब उसको मिल रहा है, पहले तो जॉब लेना एक इम्पॉर्टेंट है, और अगर उस जॉब में उसको ज्वाइन करता है, कुछ सीखता है, तो ऐसा पॉसिबल क्वाइट ऑब्वियस है कि भी 1-2 साल के अंदर वो एक अच्छे रेस में, एक अच्छी ग्रोथ में चला जाएगा। तो मेरा बच्चों से यही मैसेज है कि हम पैकेज को ना देखें, हम ये देखें कि भाई हमने 4 साल में या 2 साल में, 3 साल में क्या लर्न किया है, और उस लर्न करने के, जैसे अगर मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं कि हम कोई भी कंपनी का एक प्रोसेस देखते हैं, उस कंपनी में एक प्रोसेस होता है जिसमें वो इनिशियली एक रिटन एग्जामिनेशन लेता है टेक्निकल, उसके बाद वो राउंड 1, राउंड 2 डिफरेंट टेक्निकल होते हैं। तो अगर हम सिर्फ यही देखें कि वो किस स्किल सेट पे बच्चों को हायर कर रहा है, और एक हम सिंपल मैपिंग करें कि भाई हमारा ये स्किल सेट उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई ये कंपनी मेरे को इस टेक्नोलॉजी में हायर कर रही है, इस टेक्नोलॉजी में टेस्ट करेगी, और इस टेक्नोलॉजी में मेरे को आता नहीं, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। एग्जैक्टली। तो बच्चे को अपने को इंट्रो रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको ये सेट गोल करे कि भाई ये कंपनी मेरा टारगेट कंपनी है, उस टारगेट कंपनी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो कंपनी पूछती है, किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, और अपने को 4 साल के अंदर उस हिसाब से कन्वर्ट करें, जिसमें बेसिक्स और फंडामेंटल क्लास के हिसाब से, और जो भी एड ऑन्स हैं वो, जैसे मैंने कहा आज की डेट में
आपको सेल्फ लर्निंग मॉडल में जाना पड़ेगा, कुछ सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे, कुछ अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल कंपनी में लैंड कर पाएंगे। आपके जो इंसाइट्स हैं, आपने जितनी भी अभी तक इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में जितनी मैसेज दिए जी मतलब एक भी मुझे किसी भी 1 सेकंड का भी ऐसा सेशन नहीं लगा कि जिसे मुझे काटना चाहिए। नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं कितनी बात करूं आपसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जी जी स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए जी बहुत बेनिफिशियल होने। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। और जैसे हमने कहा कि भाई हमारा पर्पस यही है कि भाई हम स्टूडेंट को एज ए टीचर सही गाइड करें, राइट, और स्टूडेंट को एक रियल पिक्चर दिखाएं। रियल पिक्चर का मतलब है कि हम उसको कोई ऐसा सपना ना दिखाएं जो सपना पॉसिबल ना हो, या जिसका जो रास्ता है वो हमें पता नहीं है, राइट। तो मैं बच्चों से, पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप बच्चे को जो भी कोर्स कराएं, उस कोर्स की एक अपनी एक रिक्वायरमेंट है। हम, और रिक्वायरमेंट का मतलब है इंजीनियरिंग प्रोफेशन की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। हमने ये कहा कि अगर मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन का कहूँ कि आप किसी ब्रांच में भी एडमिशन लें, उस ब्रांच की जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चे को शेप अप कराएं और बच्चा भी उस हिसाब से पढ़े। जैसे हमने कहा कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस में आपको किसी टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ कोडिंग, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अगर आपकी कोडिंग अच्छी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट अच्छा है, और आपकी कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक है, तो कहीं कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, जॉब तो मिलेगी। तो बस यही मेरा सभी से मैसेज है कि हम इंजीनियरिंग प्रोफेशन या कोई भी प्रोफेशन की अंडरस्टैंडिंग को समझें, और ये समझें कि कंपनी क्यों मेरे को हायर करेगी, और इसी एस्पेक्ट से अपने को लर्न कराएं और अपने को शेप अप करें। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है जी, पेरेंट्स की क्या आज के डेट में जी रिक्वायरमेंट है। अब टीचर्स की बात करें जी तो टीचर्स का आज के डेट में क्या, उनका क्या रिक्वायरमेंट रह रहा है, वो क्या एक माइंडसेट लेके चल रहे हैं, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है टीचर्स का? देखिए, टीचिंग की एक जो हम प्रोफेशन कहते हैं, तो टीचिंग प्रोफेशन की एक अपना एक कहना चाहिए, एक अपना एक सोसाइटी या किसी भी टर्म में एक एक्सपेक्टेशन है। और हमेशा टीचर को, अगर आप देखें, बच्चे या सोसाइटी एक रोल मॉडल की तरह देखती है। तो फिर क्या हुआ कि जब आप किसी को भी रोल मॉडल की तरफ देखते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम आज भी टीचर को ये समझते हैं कि भाई टीचर को बहुत सारी चीज़ें उसके लिए ऐसी होती है कि वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, राइट। तो उसका बिहेवियर हो गया, राइट, उसकी नॉलेज हो गई। तो पर आज की डेट में जो मेरे को लगता है कि जो हमारी पूरी फैटर्निटी की जो एक समस्या है, वो समस्या ये है कि टीचिंग, एज ए टीचर बनना और टीचिंग को एंजॉय करना, ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो आप अच्छा टीचर तभी बन सकते हैं जब आप अपनी टीचिंग को एंजॉय करेंगे। और यही बस मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जो भी हमारे टीचर्स हैं, क्या वो टीचिंग को एंजॉय करते हैं? अगर वो टीचिंग को एंजॉय करेंगे तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको नोबल प्रोफेशन कहते हैं। आपको स्टूडेंट का रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको सोसाइटी का रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको मैनेजमेंट का रिस्पेक्ट मिलेगा, अगर आप अच्छे टीचर हैं और अपनी टीचिंग को एंजॉय करते हैं। और मैं यही समझता हूँ कि शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी आज की डेट में मैक्सिमम टीचर के साथ, कि वो टीचिंग को एंजॉय नहीं करते या टीचिंग को एज ए पैशन नहीं लेते हैं, या टीचिंग पढ़ाने में उनको शायद ऐसा लगता है कि एक बर्डन है। तो बस यही मेरा आज की डेट में एक ऑब्जर्वेशंस है कि जो भी हमारे टीचर्स इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, वो टीचर अगर इस प्रोफेशन में हैं तो अपनी टीचिंग को एंजॉय करें, बच्चों के साथ अच्छा काम करें और बच्चे को अच्छी नॉलेज दें। और उसके लिए तरीका यही है कि वही मैंने कहा कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लर्न करना पड़ेगा, आपको अपने को अपडेट करना पड़ेगा। जब आप अपने को अपडेट करेंगे तभी आप अपने स्टूडेंट को अपडेट कर सकते। तो कहीं ना कहीं टीचर आज की डेट में मैं समझता हूँ शायद यही अपने को अपडेशन और अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट करें और जो भी इंफॉर्मेशन है वो बच्चे को दें।
वो टीचर एक एक्सपेक्टेशन रख लेता है कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से कि जी। उसको इतनी सैलरी मिलेगी, जी। इतने से इतने बजे तक उसको जॉब करना है और जी। उसके बाद उसको घर जी। जाना है। जी। बट अगर हम पहले की बात करें तो पहले के जो टीचर्स हुआ करते थे, जी। जिनको गुरु कहते थे, गुरुकुल हुआ करता था इंडिया में, जी। तो वहाँ पे टीचर्स का एक्सपेक्टेशन हाँ। बच्चों से इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं रहता था। जी, बिल्कुल सही। उनका एक्सपेक्टेशन रहता था विद टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द कैंडिडेट। राइट। ठीक है, इसीलिए जो आज मिसिंग है कहीं ना हाँ, कहीं जी। टीचर्स के अंदर। तो अब जो पूरा हमारा जो समाज है वो एक फाइनेंशियल मॉडल, या आपने कहा जैसे प्रोफेशन हो गया। हाँ, अब यही है कि हम टीचिंग को एक प्रोफेशन, अब टीचिंग एक प्रोफेशन हो गया है। जबकि टीचिंग इज़ नॉट ए प्रोफेशन। हाँ, टीचिंग इसलिए प्रोफेशन नहीं है क्योंकि टीचर के लिए कोई भी एक बाउंडेशन नहीं है। टीचर एक गुरु है और उसके लिए 9 to 5 नहीं है। 9 to 5 जब आप प्रोफेशन की बात करते हैं तो 9 to 5 होती है। हाँ, और टीचर का तो ऐसा होता है, टीचर इज़ 24/7। 24 तो आज की डेट में जैसा आपने कहा कि अगर 95 हमारे पुराने स्टूडेंट है और हमको कॉल करते हैं तो वी आर अवेलेबल फॉर दैट, राइट। सो आई थिंक यही शायद परिभाषा टीचर की धीरे धीरे बदल रही है, और इसी परिभाषा में कहीं ना कहीं ये प्रोफेशन जुड़ गया है। और जब इसका आपको प्रोफेशन बना देते हैं तो ये 9 to 5 की जॉब हो जाती है, और बच्चा भी इसको 9 to 5 लेता है और टीचर भी 9 to 5 लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन टीचर और स्टूडेंट का है ये कहीं मिस हो रहा है। और टीचर को भी, जो भी जैसा आपने कहा गुरु, तो उस गुरु को भी समझना पड़ेगा कि आपको बच्चे को जब आप एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा नॉलेज देते हो तो वो भी आपका रिगार्ड करेगा। और स्टूडेंट को भी ये समझना है कि टीचर से भी आपको ज्ञान लेने के लिए आपको पात्र और पात्रता वाली बात है, उस लायक बनना पड़ेगा। ये दोनों तरफ से है कि गुरु को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो बच्चों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दे जो उसके काम आए, और बच्चों को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो इस पात्र बने ताकि उस टीचर से नॉलेज कुछ ले पाए। अच्छा, अभी आपने काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्पफुल कंटेंट दिया इस वीडियो में। अब हम ऐसा जानना चाहेंगे, आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे जी कि 30 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एज अ डायरेक्टर आप रह चुके हैं, तो अब आप ऐसा क्या कर रहे हैं अपने करियर में जिससे कि लोगों की हेल्प हो सके? और जो आप कर रहे हैं, क्या ये चीज़ कोई अगर और यूथ या कोई वर्किंग प्रोफेशनल अपने करियर में इम्प्लीमेंट करता है तो वो काफ़ी हद तक आगे जा सकता है? सिद्धार्थ जी, जैसे आपने कहा कि एक जो आज की डेट में जो मेजर समस्या है वो समस्या यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। जैसे हमने पूरा जो भी हमारा डिस्कशन रहा उसका अगर मैं एक की वर्ड्स निकालूं तो एक यही है कि एजुकेशन, जो भी हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्या बच्चे को हम एम्प्लॉयबल बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। तो यही मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा मेन एक कॉज निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो जैसा आपने कहा कि भाई मैंने जो भी 30 साल का अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मेरे इंजीनियरिंग प्रोफेशन में ये समझा कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन में अगर आप इंडस्ट्री के हिसाब से किसी भी बच्चे को शेप अप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और ये एक्स्ट्रा एफर्ट आप जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा है। क्योंकि अगर हम ये समझें कि जो भी हम ट्रेडिशनली कोर्स कंटेंट बच्चे को दे रहे हैं, उस कोर्स कंटेंट से या उस कुरिकुलम से बच्चा कोई भी कंपनी में जा पाएगा या कंपनी को क्रैक कर पाएगा, तो मैं समझता हूँ उसकी परसेंटेज बहुत कम होगी। ये वही बच्चा होगा जो सेल्फ लर्नर होगा या सेल्फ मोटिवेटेड होगा, जो हर एक सिस्टम में 5 से 10% बच्चा होता है। पर अगर आपको और बच्चों के साथ अगर काम करना है तो इसको आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने जैसे कहा कि जो अभी मेरा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बच्चे को कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से फिट हो। तो इसका हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। हम जो अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसको बहुत अर्ली स्टेज से फर्स्ट ईयर। आप एक्स्ट्रा एफर्ट किस तरीके से डालते हैं? एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब है कि जो ट्रेडिशनली अभी जो भी हम क्लासेस चलाते हैं, हम अपनी क्लासेस का जो टाइमिंग है, जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, उसको अर्ली आवर्स 6 बजे से 6:30 से स्टार्ट करते हैं। 6 बजे से आप क्लासेस स्टार्ट करते हैं? जी। सो दैट इज़ टू अर्ली। और ये मैं मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई भी एफर्ट अगर बच्चे के साथ करते हैं तो बच्चा उसको सीरियसनेस समझता है। तो 6 बजे टीचर्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, क्या आप भी 6 बजे आ पाते हैं?
मैं मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि मैं रोज़ आता हूँ, पर हाँ मैं वीक में कम से कम 2-3 बार ऐसा करता हूँ कि 6 बजे आता हूँ, देखता हूँ कि सारी व्यवस्था वगैरह ठीक है या नहीं ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपना फ्रेश होकर फिर अपने टाइमिंग से आता हूँ। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है, या हम ये सोचते हैं कि अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ या हमारे अंडर है तो हम उसको जो भी बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं। और इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से हट के बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और यही हम लोग अपने इस प्रोसेस में कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें प्राचीन मतलब पहले के टाइम में जो गुरुकुलों में जिस तरीके से पढ़ाया जाता था अर्ली मॉर्निंग से, जी आपने वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा बिल्कुल। है। तो हमने ये कोशिश की है, और हम समझते हैं कि बच्चों का जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है, और बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से लिया है। हमारी जो अटेंडेंस है और बच्चों का जो व्हाट वी से इट एज इंटरेस्ट है बहुत अच्छा है। नहीं मतलब मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा, क्योंकि अगर बच्चे को सुबह 6 बजे उठना है, इसका मतलब रात में वो जल्दी सो जाएगा। जी जी। और जितनी भी गलत एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे माइंड में रात के टाइम में ही हावी होती हैं। जी जी। तो बच्चा रात में जल्दी सोना है तो वो गलत एक्टिविटीज़ उसके माइंड पे हावी नहीं होगी। जी जी। बिकॉज दिन के टाइम में रोशनी रहता है, हाँ। तो हमारे माइंड में पॉजिटिव चीज़ें रहती जी। हैं। तो ये एनर्जी ऑफ सन। बिल्कुल। और फिर एक बच्चे का एक रूटीन बन जाता है, राइट। और बच्चे को इनफ टाइम भी मिल जाता है, अगर वो सुबह जल्दी आता है, क्लासेस अटेंड करता है और जल्दी चला जाता है, तो उससे उसको भी एक सफिशिएंट टाइम मिलता है। तो ये हमने अब ये सोचा कि आज की डेट में जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से सेटअप्स हैं, तो इसको हम एक इस चैलेंज की तरह लेते हैं, और इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और हमारे यहाँ बड़ी सक्सेसफुली रन कर रहा है। डेफिनेटली आपका इंस्टीट्यूशन तो रन करेगा ही, आप जहाँ पे रहेंगे वो इंस्टीट्यूशन रन करेगा, प्लस जितने लोग आपसे एसोसिएटेड हैं, जी जी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, जी, दे ऑल विल ग्रो इन देयर लाइफ। बिकॉज सुबह उठने की जो हैबिट है, लाइक 5 AM हैबिट, हम अक्सर बुक्स में पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। ये हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। जो इस वीडियो को देखेगा वो हाईली एनर्जेटिक हो जाएगा, और स्पेशली ये सुबह 6 AM वाली हैबिट जो आपने बताई जी। तो अगर किसी कॉलेज में 6 AM से पढ़ाया जा रहा है, नहीं जा रहा है, बच्चा खुद से 6 बजे उठ के पढ़े जी, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें बहुत अच्छे से जाएंगी। बहुत अच्छा कहा आपने कि ज़रूरी नहीं है कि भाई आप कॉलेज ही जाओ 6 बजे। हाँ, आप अगर 6 बजे उठ के अपने रूटीन में ले आते हो और अपना 1-2 घंटा आप अपने टीचिंग को देते हो, अपने हैंड्स ऑन को देते हो, तो ये भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिल्कुल सर, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। जी। सो सर काफ़ी आपने हेल्दी कन्वर्सेशन हमें आज मिला आपकी तरफ से। जी। तो डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी की तरफ से इतना हेल्पफुल कंटेंट मिला है, बट इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं सर से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जी सर, हर कॉलेज जॉब दे रहा है जी, ऐसा हमें सुनने को मिलता है, हर कॉलेज पढ़ा रहा है जी, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है। तो क्या अगर उनको किसी भी तरीके की काउंसलिंग की ज़रूरत है, अगर उनको स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस है और वो सपोर्ट चाहते हैं, तो उनको नहीं पता वो कहाँ जाएं, बिकॉज हर जगह उनको पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो उसे जॉब कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे वो फिर से पैसा लेगा। जी। तो बच्चा ना ही एक मेंटल स्ट्रेस है तो उसे दूर करने के लिए किसी काउंसलर के पास जा पाता है, बिकॉज उसको पैसा देना है। किसी के पास जॉब नहीं है, वो एजुकेशनल या फिर जॉब एजेंसीज के पास नहीं जाता, बिकॉज उसको पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास कुछ सॉल्यूशन है क्या? सिद्धार्थ जी, ये मेरे ख्याल से एक एज ए टीचर या एज ए इंस्टीट्यूशंस सबकी ड्यूटी है कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके हम कोई भी मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। फ्रॉम माई साइड लेट्स आई एम हैप्पी टू शेयर दैट अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको कोई भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, हम उसमें कोई भी उसकी मदद कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू डू इट। हमारी मॉर्निंग की क्लासेस चलती हैं। अगर उस बच्चे का कोई इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, हमें 2-3 पैरामीटर्स में उसको चेक करना पड़ेगा और हम ये देखते हैं कि हमारे 1-2 पैरामीटर्स में अगर फिट आता है, सो वी आर ओपन टू लेट्स ऑल्सो एक्सटेंड दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द स्टूडेंट्स हु आर रियली इन नीड एंड दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ। तो हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। वॉलंटरी वी आर हैप्पी टू वर्क विद दोज स्टूडेंट्स जो भी अगर समझते हैं हमारी मदद से उनका कोई भी चेंज आ सकता है
ये अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। विल हैप्पी टू डू इट। बहुत ही अच्छी बात की। तो अगर कोई भी कैंडिडेट जी। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में है, जी। वो इस कॉलेज का पार्ट है या नहीं है, जी। वो लॉयड कॉलेज का पार्ट है या नहीं है, वो भी जी। यहाँ से आके हेल्प ले सकता बिल्कुल है। ले सकता है, पर जैसे मैंने कहा बस हमें 1-2 पॉइंट पे 2-3 पैरामीटर्स थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या उनको और कोई पेमेंट करने की जरूरत रहेगी? नहीं, पेमेंट का तो ये एस्पेक्ट नहीं, क्योंकि हम वॉलंटरी कर रहे हैं। ओके। और किसी भी अगर बच्चे की हम मदद कर पा सकते हैं हम बिल्कुल करेंगे। और इसमें बस ये है कि हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे नहीं वर्क कर पाएंगे, इसलिए हम कुछ 2-3 पैरामीटर पे सेलेक्ट करके बच्चों को हम अलाउ कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो स्पेशली ग्रेटर नोएडा के बच्चे, या अगर आप कहीं दूर भी रह रहे हैं, आपको अगर प्रॉब्लम रह रहा है, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई स्ट्रेस है या जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं लॉयड कॉलेज में डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी से। आपको मैं इनसे नंबर लेने के बाद इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप बेफिक्र होके संपर्क करिए। यहाँ पे आपका पैसा नहीं लगने वाला है। ओके। नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। पैसा बिल्कुल ये नहीं हमारी लगेगा। मॉरल ड्यूटी है, और कोई भी बच्चा है हमारे लिए बच्चा है। और हम किसी भी उसमें अगर मदद कर सकते हैं, विल हैप्पी टू डू इट। तो बहुत ही अच्छी बात है। इस वेरी गुड न्यूज़, विद दिस वेरी गुड न्यूज़ वी आर एंडिंग आवर दिस सेशन। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और इस तरीके की और वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, इस तरीके से और कंटेंट आप ग्रैब करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डालें। आपका क्वेश्चन अगर मेरे से रिलेटेड होगा तो आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सुन एज पॉसिबल, और सर से रिलेटेड होगा सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग दोज क्वेश्चंस टू यू एंड यू हैव टू आंसर देम। नहीं, बिल्कुल सिद्धार्थ जी, बिल्कुल देंगे जवाब। और ये हमारा वो होगा कि अगर कोई भी बच्चा क्वेश्चन करता है, हम उसका बिल्कुल जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद।